और एनालिसिस का मतलब ये नहीं है कि मैंने PYQs पढ़ लिए। 4 different types of case studies that are asked. यहाँ पर महात्मा गांधी जी की जगह anybody X is written, I will know that I am going to follow a stakeholder based model. सारे क्वेश्चन करे थे, पार्ट्स लिखे थे, आंसर लिखे थे, पॉइंट लिखे थे, मार्क्स नहीं आए. कंटेंट भी बेटर करेंगे, आंसर भी बेटर करेंगे. नाउ प्लीज फोकस ऑन मेंस. हेलो, गुड आफ्टरनून एंड वेलकम टू द ओरिएंटेशन सेशन ऑफ राइट स्मार्ट. आई एम डॉक्टर शिवन and with me today is Mudit Jain sir. Welcome sir. And this is the first class of Right Smart, so welcome to you all. So देखो यार, today is the most important session of Right Smart. Today we are going to share all of the questions that you have that we'll answer. But I think sir ये सबसे important class इसलिए है क्योंकि जो भी हम approaches use करने वाले हैं और इस कोर्स को कैसे यूज करना है, ये सारी बातें आज हम करने वाले हैं. It's going to be about 1.5 to 2 hours long session. ठीक है. और इसमें जो भी आपके क्वेश्चंस हैं मैं सारे एड्रेस करूंगा और एंड में मैं आपके डाउट्स भी लूंगा. 3 people are going to be involved in this session. Firstly, I'll be talking about GS1, GS2 and GS3. Then Mudit sir will be talking about GS4 and essay in Right Smart. And then Sajal sir will be coming and discussing जो टेस्ट सीरीज का कंपोनेंट है जो राइट स्मार्ट से लिंक्ड है, क्योंकि आई अंडरस्टैंड दैट पीपल हु आर इन राइट स्मार्ट एंड मींस टेस्ट सीरीज टुगेदर, उनकी बात फिर सजल सर करेंगे. एंड इन द एंड वी विल टेक ऑल ऑफ योर क्वेश्चंस. तो सारी चीजें, शेड्यूल क्या होगा, टाइमिंग क्या होगा, कोर्स को यूज कैसे करना है, एंड आई विल बी टीचिंग यू टुडे एज वेल. ये कोई आज सब्जेक्ट की क्लास नहीं है, बट ये सबसे इंपॉर्टेंट क्लास है बिकॉज वी विल बी डिस्कसिंग ऑल द अप्रोचेस टुडे. Sir, I think you will also be discussing all the approaches. Yes, I'll be discussing a few approaches. At least heads up आपको मिलेगा कि why you have joined us और उसके क्या बेनिफिट होने वाले हैं आपको इस मेंस में या whenever you write मेंस के इन अप्रोचेस को यूज कैसे करना है आंसर्स में. तो हम पूरे कोर्स में ये अप्रोचेस ही डिस्कस करेंगे मेनली. तो इस चीज के लिए टुडे वी आर जस्ट गोइंग टू टीच यू ऑल दी अप्रोचेस. आई नो आपके दिमाग में काफी सारे डाउट्स हैं, काफी क्वेश्चंस हैं, तो उस चीज को भी हम एड्रेस करेंगे आफ्टर वी हैव फिनिश्ड व्हाटएवर वी वांट टू टेल यू. तो एक आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि पहले वो सुन ले जो हम बोलना चाहते हैं, उसके बाद व्हाटएवर क्वेश्चंस यू हैव वी विल एड्रेस. आई एम ऑलमोस्ट श्योर कि जो भी क्वेश्चंस आपके दिमाग में होंगे वो एड्रेस हो जाएंगे. अब तो एक हफ्ता हो गया प्रीलिम्स को. जी सर. एक हफ्ता पहले ही होपफुली बंद हो जाना चाहिए था. 86 days है as of what we counted between prelims and mains. 1 week has already passed by. Now you have roughly around 80 days. कोई फायदा नहीं है उसका सोच के आगे बढ़ो, मेंस का प्रिपरेशन करो. ये 80 days वैनिश हो जाएंगे. Right. मैं एक एग्जांपल देता हूँ. आप 10 टेस्ट लिखोगे, उस दिन और कोई पढ़ाई नहीं होती. मैं अपने एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ, तुम्हारा भी यही रहा होगा. जी सर. 10 दिन हम ह्यूमन बॉडी है, रोबोट तो है नहीं, बीमार भी पड़ सकते हैं. Right. इफेक्टिव डेज 60 के अराउंड डेज रह गए हैं. उसमें सब प्रिपेयर करना है होलिस्टिकली सो दैट आई एम एबल टू स्कोर 450 प्लस इन जीएस. राइट. 409 एवरेज है सिलेक्टेड कैंडिडेट्स का लास्ट 2 इयर्स से. हम चाहते हैं आपके 450 प्लस स्कोर है. तो अगेन प्लीज कीप दिस मैसेज इन माइंड कि अब से प्रीलिम्स आपको बिल्कुल भूल जाना चाहिए. कल एमएमपी प्लस में भी हमने यही बात करी थी ओरिएंटेशन में, आज भी हम आपको यही कह रहे हैं. नाउ प्लीज फोकस ऑन मेंस. प्रीलिम्स क्लियर हो रहा है, नहीं हो रहा है, अनश्योर हो, उसकी बारे में भी मैं बात करूंगा. बट यू शुड नाउ ओनली थिंक अबाउट मेंस, क्योंकि सर अगर प्रीलिम्स हो भी जाए, मेंस के बिना सिलेक्शन नहीं होता. और शायद आपसे बेटर सर ये कोई नहीं जानता. बिल्कुल. सर की जो 3 बार की रैंक्स हैं 222, 209 एंड 207 एंड 207 एंड 173. सर तीनों बार आई थिंक मेंस हैज बीन द मेन कंपोनेंट दैट हैज गॉटन यू देयर. सीएसई 14 में 678 थी जनरल की रिटर्न की कट ऑफ. बाय गॉड्स ग्रेस आई हैड 144 मार्क्स मोर देन कट ऑफ, दैट इज 822. इंटरव्यू में था जो था, बट सो ये एडवांटेज होता है कि मेंस ऐसा कर लो, जीएस ऐसा कर लो दैट ऑप्शनल मैटर ही ना करे या इंटरव्यू स्कोर मैटर ही ना करे. यू आर इन द फाइनल लिस्ट इफ यू आर स्कोरिंग दिस मच मार्क्स अहेड ऑफ द कट ऑफ. तो यही हमारा अप्रोच है, इसी बारे में हम बात करेंगे. तो सर आई विल जस्ट टेक द सेशन फॉर GS 1, 2 and 3 and sir you can then explain GS 4 and 6. तो देखो, एक दो प्रीएम्बुलेटरी चीजें मैं आपको पहले बता देता हूँ. देयर आर राइट स्मार्ट अलग भी और राइट स्मार्ट विद मेंस टेस्ट सीरीज. इसके हम 2 बैचेस कर रहे हैं, एक 2025 के लिए और एक 2026 के लिए. इफ यू डू नॉट क्लियर प्रीलिम्स वी विल शिफ्ट यू इन द 2026 बैच एट नो एक्स्ट्रा कॉस्ट. आपको बस हमें एक ईमेल भेजना है एंड विल शिफ्ट यू टू 2026. इस बारे में कोई डाउट नहीं रहना चाहिए. ठीक है. इस चीज को वी आर, आपको पता ही है, हमने बहुत बार ये बात पहले भी बोली है दैट द अनसर्टेनिटी ऑफ द प्रीलिम्स शुड नॉट इम्पैक्ट यू. इसके लिए हमने क्या किया है, अभी आप लोग ऐसे पढ़िए जैसे आप 2025 के लिए अगर आप अनश्योर हैं
तो आप ऐसे पढ़िए कि आप 2025 के लिए पढ़ रहे हैं, एंड लेट्स से आपको लगता है कि अनक्लियर है कि यार क्या होगा, जब भी रिजल्ट आएगा जस्ट सेंड अस वन मेल एंड वील शिफ्ट यू टू द 2026 बैच. देयर इज नो एक्स्ट्रा कॉस्ट एट ऑल फॉर दैट. वी माइग्रेट एवरीवन. बस एक ईमेल भेजनी है आपने. कहां भेजनी है ईमेल? ईमेल भेजनी है इस एड्रेस पे, ask@sarthi.com. इस पे एक ईमेल भेजनी है और कहना है दिस इज माय नेम, दिस इज माय नंबर, आई वाज एनरोल्ड इन राइट स्मार्ट फॉर 2025, प्लीज शिफ्ट मी टू 2026. नो क्वेश्चंस आस्क्ड, वी विल शिफ्ट यू. ठीक है, प्रीलिम्स का रिजल्ट आए आप इसको शिफ्ट कर देना. अब जैसे मुदित सर ने भी बताया, इस बार प्रीलिम्स और मेंस में टाइम बहुत कम है, तो जो 2025 के बैच में हम पढ़ाएंगे, वी विल बी फोकसिंग ऑन दोज पीपल हु आर गिविंग मेंस दिस ईयर, और उसी हिसाब से हम पढ़ाएंगे. इट माइट look a little bit concise to you, but it will be for those people who are giving mains this year. जो 2026 का बैच है, that will be more detailed for people who are appearing next year, and this starts in July. अब बीच में आप लोगों को क्या करना चाहिए उस बारे में मैं बात करूंगा, बट पहले हम थोड़ी सी क्लास स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि राइट स्मार्ट में होता क्या है. ठीक है, इस बात को समझते हैं. अब टुडेज क्लास यू नीड टू बी एक्टिवली इन्वॉल्व. ठीक है, आप प्लीज ऐसे चुप होके सुनने वाली क्लास नहीं है. आई विल टर्न द चैट ऑन एंड आई विल मेक इट प्राइवेट बिकॉज आई डू वांट टू रीड योर मैसेजेस एंड आई वांट टू सी कि आप क्या बोलते हैं. राइट, बिकॉज अल्टीमेटली इस कोर्स का नाम राइट स्मार्ट है, बट इसकी जो जो एसेंस है वो थिंक स्मार्ट है. आपको सोचना सिखा रहे हैं मीन्स में. आप में से आज तक किसी ने अगर पहले मीन्स दिया है या कोई टेस्ट भी लिखा है, यू विल रियलाइज के मेन चैलेंज इज कंप्लीटिंग द पेपर, एंड दैट मेन चैलेंज ऑफ कंप्लीटिंग द पेपर इज नॉट कि मेरी राइटिंग स्पीड स्लो है. It is that I need to think better. If I am able to think better, क्वेश्चन देखते ही मेरे दिमाग में एक फ्रेमवर्क बन जाता है, तो मैं पेपर कंप्लीट कर लूंगा. एंड पेपर कंप्लीट करना इज सिने क्वा नॉन ऑफ मेन सिलेक्शन. इट इज नेसेसरी बट नॉट सफिशिएंट. ये जो फर्स्ट स्टेप है उसी के लिए आपको स्ट्रक्चर्ड थिंकिंग चाहिए. उसके आगे वैल्यू एडिशन है, उसके आगे बेटर आंसर्स हैं, उसके आगे डायग्राम्स हैं. पहला पेपर कंप्लीट होना चाहिए. दैट एंड द सेकंड पार्ट, वैल्यू एडिशन, डायग्राम्स, हाउ टू यूज दैट आल्सो वी विल बी डिस्कसिंग हियर. तो अब हम क्लास शुरू करते हैं और डिस्कस करते हैं कि हम यहाँ क्या करने वाले हैं. आई विल शो यू द शेड्यूल ऑल्सो. ये बात आप सबको पता होगी दैट टोटल मार्क्स इन मेंस आर 2025 और टोटल मार्क्स इन बेसिकली मेंस प्लस इंटरव्यू आर 2025. मेंस में देयर आर 1750 मार्क्स, इंटरव्यू में देयर आर 275 मार्क्स. राइट, इसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते यार. राइट, मुदित सर वाज जस्ट हियर, आई थिंक ही इज जस्ट स्माइलिंग ही साइड में बिकॉज ही नोज हाउ अनप्रेडिक्टेबल दिस प्रोसेस इज. बट इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं और इसको हमें अब कंट्रोल करना है और इसको हमें ऑप्टिमाइज करना है. दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू हियर. तो सक्सेस हेवीली डिपेंड्स ऑन द मेंस एग्जाम. राइट, तो अब हम आ जाते हैं सब मेंस के मोड में. हम सोचते हैं 80 दिन में हमें मेंस लिखना है. कंटेंट एक लेवल तक हम पढ़ पाएंगे, उसमें हम अपना बेस्ट देंगे, बट अल्टीमेटली हाउ वी राइट आवर आंसर्स इज व्हाट विल ग्रांट अस द फाइनल मार्क्स. उस बारे में बात करते हैं. अब देखो मेंस होता कैसे है. आई एम श्योर मोस्ट पीपल नो दिस. आई विल जस्ट टच अपॉन दिस. फ्राइडे को होगा आपका एस्से का पेपर, सैटरडे को होगा GS1 और GS2 दोनों, संडे को होगा GS3 और GS4 दोनों. अभी तक यूपीएससी ने यही शेड्यूल फॉलो किया है. फिर आपका 5 दिन का ब्रेक होगा फॉर ऑप्शनल. फिर अगले सैटरडे को होगा क्वालिफाइंग पेपर और संडे को होगा ऑप्शनल पेपर 1 और ऑप्शनल पेपर 2. अब इस ड्यूरेशन की बात करते हैं. एस्से का पेपर लिख के आओगे, टायर्ड होगे, फिर भी GS1 देना है. GS1 देने के 2 घंटे ब्रेक के बाद GS2 देना है. GS2 लिख के आओगे, बहुत थके हुए होगे, हर जगह दर्द हो रहा होता है बॉडी में, सिर्फ हाथ में नहीं, हर जगह दर्द हो रहा होता है. फिर भी अगले दिन GS3 GS4 देना है. तो ब्रूटल प्रोसेस है. राइट, अब इस ब्रूटल प्रोसेस में हमें क्या चाहिए कि वहां पर हमारा दिमाग चले. एंड दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न हियर, कि हमारा दिमाग चलना चाहिए मेंस वाले दिन. ये हमारी ऑब्जेक्टिव है आज सीखना. ठीक है, अब देखो इस बारे में हम बाद में बात करेंगे. पहले एक एक्सरसाइज करते हैं एंड आई वांट एवरी सिंगल वन ऑफ यू टू डू दिस. मैं आपको 7 मिनट का टाइम दे रहा हूं, आपने एक आंसर लिखना है. ठीक है, अब देखो लेट दिस बी द फर्स्ट लेसन दैट यू आर गोइंग टू लर्न. यार सीरियस नॉन सीरियस एस्पिरेंट में ना डिफरेंशिएट करना बहुत आसान है. एक होते हैं सीरियस एस्पिरेंट जिनको है कि यार आई वांट टू गेट सिलेक्टेड एंड आई वांट टू डू एवरीथिंग पॉसिबल. आप श्योर नहीं हो सकते कि वो सिलेक्ट हो जाएंगे, बट यू विल बी श्योर कि आई हैव गिवन माय बेस्ट. एक होते हैं लोग जो बस कि हाँ ठीक है कर लेते हैं प्रिपरेशन. अब अगर राइट स्मार्ट की क्लास होगी, मैं हर क्लास में और मुदित सर भी आपको हर क्लास में बोलेंगे कि सोचो. अब अगर आपने उस पार्ट को स्किप कर दिया कि हाँ ठीक है यार
तो आपको पूरा बेनिफिट इसका नहीं मिलेगा। अगर आप इसमें लाइव अटेंड नहीं कर रहे तो आपको बेनिफिट मिलेगा, बट इट विल नॉट बी द बेस्ट, और ये मैं आपको अभी बता देता हूं, राइट। तो लेट्स टॉक अबाउट दिस। ये एक क्वेश्चन है, आपने अभी लिखना है। मैं 7 मिनट का टाइमर रन करूंगा। चैट को मैं प्राइवेट कर रहा हूं, चैट में मत लिखना, अपनी नोटबुक में लिखो 2 पेज का क्वेश्चन। एग्जामिन द करंट स्टेट ऑफ योर यूपीएससी प्रिपरेशन। इसका कंटेंट तो आता है आपको सबको, इससे बेटर आपको शायद किसी चीज का कंटेंट ना आता हो इस टाइम पे, है ना। 7 मिनट्स का टाइम है, 10 मिनट्स का आंसर है, लिखो। अब जस्ट हेयर अस आउट नाउ। सर प्लीज ब्रेक दिस क्वेश्चन डाउन। Examine the current state of your UPSC preparation, 10 marks. I always tell that whenever there are directives like current state, evolving, transforming, evolution, focus on current. That means you have to set the base. Right. तो मैं पहले की स्टेट बताऊंगा। तुमसे आज पूछा गया करंट स्टेट क्या है, एक बेस बता दो, एक लाइन में 2 लाइन में बता दो, जस्ट टच अपॉन दिस एस्पेक्ट। वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये मेरी ये कल स्टेटस थी, आज मेरी ये स्टेटस है, राइट। मैं यहां होना चाहता था, मैं इतना कर पाया हूं, 2 पार्ट्स हो गए, पॉजिटिव नेगेटिव। कल मैं यहां होना चाहता हूं, दिस इज माय वे फॉरवर्ड, मैं ऐसे अचीव करूंगा उसे। यहां मैं होना चाहता हूं, 1 वीक डाउन द लाइन, 15-20 days 30 days डाउन द लाइन, प्लान अहेड, एंड दिस इज माय वे फॉरवर्ड, दिस इज हाउ आई एम गोइंग टू अचीव इट। सर अगर किसी के जीएस में 450 प्लस मार्क्स आने हैं तो कितने पॉइंट लिख देता है वो इस आंसर में? 10 मार्क्स आंसर में, 10 मार्क्स में बेयर मिनिमम 10 पॉइंट्स। दिस इज अपार्ट फ्रॉम इंट्रो, अपार्ट फ्रॉम कंक्लूजन, आई डू नॉट काउंट देम एज पॉइंट्स। ठीक है, ये मेन आंसर बॉडी के 10 पॉइंट्स मिनिमम है। जब आपको सारा कंटेंट आता है, इसमें तो हमें आपको कुछ बताने की जरूरत नहीं है कंटेंट में। अब सर एक बार चैट में देखते हैं, व्हाट प्रॉब्लम्स डिड यू फेस? क्या प्रॉब्लम्स फेस करी आपने इस आंसर को लिखने में? लेट मी टेक दिस क्लास फॉरवर्ड, वील कम बैक हियर। हम आएंगे वापस यहाँ पे, थोड़ा सा एक चीज देखते हैं। विल कम बैक टू दिस क्वेश्चन, डोंट वरी। देयर आर 7 minutes फॉर 2 pages इन अ 10 marker. देयर आर 11 minutes फॉर 3 pages इन अ 15 marker. आप में से कितने लोगों को आइडली पहले 1 minute सोच लेना चाहिए था कि आप इस क्वेश्चन में क्या लिखते? इफ यू वुड हैव स्पेंट 1 minute जस्ट थिंकिंग व्हाट यू वुड हैव रिटन, वोंट योर आंसर हैव बीन बेटर? You knew you could write the answer in 6 minutes. The content was not a problem. 1 minute if you would have spent structuring it, जैसे मुदत सर ने अभी करके दिखाया, करंट स्टेट, पहले क्या है, आज क्या है, आगे क्या होनी चाहिए, क्या है ये टेम्पोरल अप्रोच। आप यूपीएससी के कंपोनेंट्स मैप कर सकते थे कि ये 4 सिलेबस पॉइंट्स हैं, इस पे जीएस प्रिपरेशन, ऑप्शनल प्रिपरेशन, प्रीलिम्स प्रिपरेशन ये भी कर सकते थे, राइट। बट यू कुड हैव स्पेंट 1 minute थिंकिंग। अगर आप 1 minute सोच लेते तो इट वुड हैव बीन अ मच बेटर आंसर। सेकंड, 11 minutes for 3 pages in a 15 marker. Again, at best we are going to get 1 minute to think. This 1 minute is what we are going to learn here. When I see a question within 1 minute, जो अभी सर ने किया या जो मैं आपको बता रहा हूं, this is the key learning we are going to have here. All right. प्रॉब्लम एरियाज क्या आते हैं? कंटेंट की चलो यहां पर इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं है, बट अनस्ट्रक्चर्ड आंसर पहले से बनाई हुई है स्लाइड। दिस वाज द प्रॉब्लम दैट ऑल ऑफ यू फेस्ड। सम पॉइंट्स मस्ट नॉट बी इन द करेक्ट ऑर्डर। डिड यू फेस दिस प्रॉब्लम कि यार दिस पॉइंट शुड हैव बीन रिटन अर्लियर बट आई हैव रिटन इट लेटर? ये पहले लिखना चाहिए था, बाद में लिखा है। ये प्रॉब्लम आई? You face this problem? These are the problems we'll address. And this was probably the easiest question we would write. Easiest. There is not going to be a question easier than this ever. आगे चलते हैं। गुड कंटेंट नहीं है, डिसऑर्गेनाइज नोट्स हैं, अनस्ट्रक्चर्ड आंसर्स हैं। ये 3 रीजंस हैं फॉर पुअर मार्क्स इन द मेंस एग्जाम। स्ट्रक्चर्ड थिंकिंग होगी तो नोट्स भी स्ट्रक्चर्ड बनेंगे, आंसर्स भी स्ट्रक्चर्ड बनेंगे, मार्क्स बेटर आएंगे। Now let me demonstrate this to you. Let me demonstrate what I'm going to show you here, right? And I hope some of you have understood the logic of attending this session live. Look at this. We are going to learn this through PYQs. हम PYQs करने वाले हैं यहाँ पे. What we are going to do is we are going to have a discussion on PYQs. If we do PYQs, properly, we'll be able to identify the major syllabus points, have organized notes, and there is also going to be repetition from those questions directly.
तो यही मैं आपको कहूंगा, आओ और मेरे साथ पीवाईक्यूज लिखो। सबको पता है ना कि पीवाईक्यूज लिखने होते हैं। डिड एनीबडी एक्चुअली सिट डाउन एंड एनालाइज देम? और एनालिसिस का मतलब ये नहीं है कि मैंने पीवाईक्यूज पढ़ लिए। दैट्स नॉट व्हाट एनालिसिस इज। यू शुड नो दैट यस, दीज आर द एरियाज वेयर यूपीएससी फोकसेस ऑन। फॉर एग्जाम्पल, देखते हैं इस चीज को। 2017, how do you justify the view that the level of excellence of Gupta numismatic art is not at all noticeable in later times? So Gupta art is an important part. 2013 mein they asked, Chola architecture represents a high watermark in the evolution of temple architecture. 2022, main contributions of Gupta period and Chola period to Indian heritage and culture. This question we covered in Right Smart last time. For 2024 का क्वेश्चन देखते हैं। Though the great Cholas are no more, yet their name is still remembered with great pride because of the highest achievements in the domain of art and architecture. This is why PYQs are the best things you can write. और यही हम यहां करने वाले हैं, because there is huge repetition in PYQs. Now, let's go forward. Look at this. 2021. How did land reforms in some parts of the country help to improve socio-economic conditions of marginal and small farmers? 2023. Objectives and measures of land reforms. How land ceiling policy on land holding can be considered an effective reform under economic criteria. This is even more in-depth question. There are 4 components of land reforms. One of them is land ceiling. They are asking how land ceiling is a effective reform under economic criteria. तो जिसको भी लग रहा है कि ऊपर ऊपर से पढ़ के हो जाएगा, प्लीज रीड व्हाट यूपीएससी इज आस्किंग. अगेन, फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर सक्सेसफुल इंप्लीमेंटेशन ऑफ लैंड रिफॉर्म्स इन सम पार्ट्स ऑफ द कंट्री. इफ यू मिस द वर्ड सम हियर, your answer is done for, because there are only certain states where land reforms were successful. If you have written 2023 answer and 2021 answer, आप बताओ, can you not write this answer beautifully? अगर आप ये दोनों लिख के गए होते तो क्या ये आंसर आराम से नहीं लिखा जाता? जस्ट टेल मी yes or no. Does it not give you a great help in writing this answer then? Is this clear? This is what we are doing here. Content की बात करते हैं. First question to all of you, and I will be thoroughly disappointed if you answer this wrong. Is left-wing extremism mentioned in the syllabus? If yes, where? Question मैं बोर्ड पे लिख देता हूं. Is left-wing extremism mentioned in the UPSC syllabus? If yes, where is it mentioned? The word left-wing extremism is not mentioned in the syllabus. आप खुद सोचो यार, गवर्नमेंट अपने डॉक्यूमेंट में लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म वर्ड लिख सकती है क्या? कई लोगों ने यस लिख रखा है, GS3 सिक्योरिटी लिख रखा है. GS3 सिक्योरिटी में क्वेश्चंस आते हैं लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म पे. Is the word mentioned? Is this word mentioned in the syllabus? What is mentioned in the syllabus? अब ये बताओ. What is the syllabus point? Please tell me this. Syllabus point that is mentioned is linkages between development and spread of extremism. इस point में linkages between development and spread of extremism में they have asked questions on left-wing extremism. They have asked questions on Northeast insurgency. They have asked questions on J&K. ये 3 क्वेश्चंस पूछे हैं. This is how PYQs help us. I know that this is the syllabus point, but these are the 3 things they have asked so far. Clear and understood? Now second and more important question. आप सबने कभी ना कभी तो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म के बारे में पढ़ा होगा, नक्सलिज्म के बारे में पढ़ा होगा. Tell me where it can be used in the mains. If let's say I have read all the content for left wing extremism, मैं सारा content LWE का बहुत अच्छे से पढ़ के चला गया. अब मुझे बताओ where can it be used in the mains exam? कहां यूज कर सकते हैं? I want to hear this from you. अब मैं आपको बताता हूं. Let's say मैंने ये content अच्छे से पढ़ रखा है. Should I not use this content when I am writing a GS1 answer on regionalism? Is this not a direct implication of regionalism that there is left-wing extremism in our country? When I am writing answers on GS2, is the problem of left-wing extremism
not a failure of good governance? Is it not one of the reasons for poverty, one of the reasons for lack of education, one of the reasons for lack of health and development in the country? When I am writing a GS3 answer, of course there will be direct questions on security. But is this not an idea when I am discussing land reforms? Failure of land reforms is one of the major reasons for development of left-wing extremism. This is also what I am going to teach you here. कंटेंट सेम है, एक पेपर में 2 बार रिपीट नहीं करना, बट चारों पेपर में तो लिख सकते हैं. मुझे यहां पर अगर ये पॉइंट्स आते हैं, GS3 के एक आंसर में लिख दिया, GS2 के एक आंसर में लिख दिया, GS1 के एक आंसर में लिख दिया, GS4 के आंसर में भी वही लिख दिया और essay में भी वही लिख दिया. 5 different people are going to check your 5 copies, that's for sure. There's no way to link कि ये आपकी GS1 और GS2 की कॉपी सेम बंदे को चली जाए. सेम पेपर में आप रिपीट करोगे तो प्रॉब्लम हो सकती है, अक्रॉस पेपर्स तो प्रॉब्लम नहीं है. Is this point understood? समझ आ रही है इस चीज की इंपॉर्टेंस? जब टाइम कम है तब स्पेशली, दैट इफ आई हैव लेस कंटेंट आई शुड नो वेयर टू यूज इट, एंड दिस इज ऑल्सो व्हाट वी विल डू हियर. आगे डिस्कस करते हैं. यू विल हैव 1 minute फॉर थिंकिंग, ओनली 1 minute. मीन्स का क्वेश्चन देख के 1 minute में सोचना सीखना है. In this 1 minute you have to grasp all the key elements of the question, break it into parts, generate dimensions, think where you will stand and what stand you will take, how you will start, how you will end, and how you can then get marks. ये सारा काम 1 minute में करना है. If we have to do this in 1 minute, we need to know how to think, right? This is what we are trying to solve for here. Now I will show you this through examples. These are the approaches of WriteSmart that I use. ये लिस्ट लिखने की कोई जरूरत नहीं है, मेरा काम है आपको ये सब सिखाना. WriteSmart में हम क्या फॉलो करेंगे कि पहले हम बॉडी पे जाएंगे. फर्स्ट वी विल लर्न अबाउट द बॉडी, कि बॉडी में डायमेंशंस कैसे जनरेट करने होते हैं. 1-2 बार मैं आपको बोलूंगा, फॉरगेट अबाउट इंट्रो एंड कंक्लूजन, बॉडी के डायमेंशंस जनरेट करो. अगर आप भी यूपीएससी मार्कर आप एग्जामिनर होते और आपको मार्क्स देने होते तो आप यही कहते ना कि इंट्रो के लिए 1, कंक्लूजन के लिए 1 और बॉडी के लिए 8. 80% of the answer is the body. So let's focus on the body first. Once we have learned this, I will also show you and give you value addition for introductions and conclusions. Example देता हूं. मैंने ये अपने स्टूडेंट्स की कॉपी से सीखा है. रैंक 41 डॉक्टर सचिन, लास्ट ईयर स्टूडेंट ऑफ WriteSmart. I saw his copies and learned from this that he was using Nobel prizes of economics in the conclusions. So I will give you the Nobel prizes that you can use. But first we will learn the 80%, the body, then we will learn how to write intro and conclusion. जब हम इसमें dimensions बनाना सीख जाएंगे. तो अब giving you a short example of what we are going to do here, I am going to do some questions with you and show you how this helps. You have 1 minute. Think what you will write in this question. 2018 means question, 1 minute. अब एक बार क्वेश्चन देखते हैं. यही होने वाला है WriteSmart में. Significance of the thoughts of Mahatma Gandhi ji in present times. If you don't link it to present, this question is incomplete. If you know about 7 sins of Gandhi ji and you don't link commerce with without morality to CSR, your answer is incomplete. Commerce without morality अगर आपको आता है और CSR नहीं लिखा तो लिंकेज नहीं हुई है. Now let me help you. एक चीज मैं आपको करके दिखाता हूं. अब ऐसे सोचते हैं, एक स्टेक होल्डर बेस्ड अप्रोच. महात्मा गांधी थॉट्स टुवर्ड्स इंडिविजुअल्स, टुवर्ड्स सोसाइटी, टुवर्ड्स गवर्नमेंट, टुवर्ड्स एक्टिविस्ट, टुवर्ड्स ग्लोबल कम्युनिटी, टुवर्ड्स एनवायरमेंटलिस्ट, टुवर्ड्स बिजनेस एंड कॉर्पोरेट सेक्टर. ट्राई टू जनरेट नाउ 2 points फॉर ईच ऑफ दीज. 14 पॉइंट आ जाएंगे, आप ही जनरेट करो. आई गिव यू 1 minute मोर. नाउ थिंक, दिस इज इन फ्रंट ऑफ यू. नाउ थिंक, इंडिविजुअल्स के लिए क्या बोला महात्मा गांधी जी ने, सोसाइटी के लिए क्या बोला, गवर्नमेंट के लिए क्या बोला. कुछ गवर्नमेंट के लिए उन्होंने कहा दैट लीस्ट गवर्नमेंट इज द बेस्ट गवर्नमेंट. तो मिनिमम गवर्नमेंट, मैक्सिमम गवर्नेंस का आइडिया कहीं आया है? डिड ही से अबाउट एक्टिविस्ट दैट यू शुड हैव पीसफुल प्रोटेस्ट लाइक सत्याग्रह? तो हुई ब्लैक लाइव्स मैटर प्रोटेस्ट इन द यूएस? डिड ही से देयर इज इनफ फॉर एवरीवन्स नीड बट नॉट फॉर एवरीवन्स ग्रीड? एंड इज द वर्ल्ड नॉट टॉकिंग अबाउट टुडे लाइफस्टाइल फॉर एनवायरमेंट?
Are you able to see the difference in the content now? Commerce without morality उन्होंने बोला, trusteeship model उन्होंने बोला, but have we talked about corporate social responsibility? Have we talked about social sector startups? Have we talked about social stock exchange, which SEBI is now running? These are things you already know. I am not telling you anything जो आपको नहीं आता. I am just teaching you how to structure it better. कुछ समझ आ रहा है? Now look at your answer. It has one keyword here: minimum government, maximum governance. It's talking about lifestyle for environment, CSR and social sector startups. It is going to talk about सत्याग्रह, चिपको मूवमेंट, BLM you can write here. Current times में जो वर्ल्ड में ग्लोबल कम्युनिटी में वॉर चल रहे हैं, he advocated peace. Has our honorable prime minister not said this is the era of peace, not the era of war? Can you see the difference in the content we'll make now? ये काम है हमारा. This is all we do. I cannot teach you the content of mains here, but I can tell you that आपके पास जो content है आप उसको कैसे better apply करो. And yes, these keywords I can give you. कि गांधी जी पे क्वेश्चन आए तो लाइफस्टाइल फॉर एनवायरमेंट लिखना, राइट, वॉर्स के बारे में लिखना, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में लिखना. इज इट क्लियर? आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट वी आर गोइंग टू डू हियर? विलेज नाउ इट्स ग्रेट दैट यू गाइज आर थिंकिंग अबाउट इट. गांधी पीस प्राइज याद आ रहा है, निटाल एम्बुलेंसेज याद आ रही हैं, आर्टिकल 40 ऑफ डीपीएसपी एंड विलेज पंचायत याद आ रही हैं, स्टेट फाइनेंस कमीशन की ग्रांट्स भी लिख सकते हैं यहां पे टू विलेज एंड टू लोकल बॉडीज, टू रूरल लोकल बॉडीज एंड अर्बन लोकल बॉडीज. अब what is the other advantage of doing this exercise? Let me show you that now. मान लो मैंने ये क्वेश्चन अच्छे से लिख लिया. Now see the advantage. 2016 question: differences in the approach for Subhash Chandra Bose and Mahatma Gandhi ji in struggle for freedom. 2015 Mahatma Gandhi ji versus B.R. Ambedkar on amelioration of downtrodden. Teachings of Guru Nanak ji in GS4 no less. Difference between Mahatma Gandhi and Rabindranath Tagore in 2023. Once I have, and there are more questions as well. There are many more questions on Gandhi ji. 7 sins of Gandhi ji has also been asked in GS4. अब मेरे को क्या समझ आया कि यार कोई भी पर्सनालिटी पे क्वेश्चन आए, यहां पर महात्मा गांधी जी की जगह anybody X is written, I will know that I am going to follow a stakeholder based model. And from this stakeholder based model, I am going to write my answer. समझ आई ये बात? That now, even if they ask me to compare Subhash Chandra Bose ji and Mahatma Gandhi ji, I can compare them on various stakeholders. Gandhi Peace Prize films में आया, very likely that they will ask again in mains something related to Gandhi ji. It's not sure that it will come in GS1, but when it comes, I know what to do. Now let me show you what we are going to do. एक दो चीजें और दिखाता हूं मैं आपको. Write this question. You have 1 minute. Think what you are going to write. How does cryosphere affect global climate? अब देखो, अगर आप डिटेल में पढ़ते हो तो पहले तो आपको पता होगा क्रायोस्फेयर का मतलब, क्योंकि कभी ना कभी तो आपने क्रायो प्रिजर्वेशन पढ़ा होगा. क्रायोस्फेयर मींस कोल्ड पार्ट ऑफ द एनवायरमेंट, राइट? तो ये क्या पूछ रहा है? पोलर आइस कैप्स, उन सब के बारे में पूछ रहा है. Now let me show you the approach. Let's say यहां पर कुछ भी लिखा होता क्रायोस्फेयर के अलावा, मैं ग्लोबल क्लाइमेट में याद करके चला जाऊं कि क्लाइमेट में ये कंपोनेंट्स होते हैं. तो what I can do is I can remember this, that any time a question is asked on climate, when I see the word climate, मेरे दिमाग में क्या आएगा? Atmospheric composition, solar radiation, temperature, humidity, air pressure, clouds, geographical features, oceanic processes, winds, and human activities. All parts of climate. Now write the same answer with me. Does it affect atmospheric circulation in some way? Is air mass not because of cryosphere? Does it affect solar radiation and lead to albedo? Does it not affect the temperature of the earth? Does it not affect humidity and precipitation? Does it not lead to the formation of polar vortex cloud, polar stratospheric cloud that ultimately has an impact on ozone layer? Does it not influence geographical features like ocean currents? Oceanic processes was the next point. Does it not influence winds and jet streams? Is there not a polar jet stream?
Are human activities like oil exploration etc. not dependent on cryosphere? Are you now able to generate more points? बॉडी भर रही है अब, अगर मेरे को ये क्लाइमेट देखते ही ये चीज याद है. And these are just the ones that I'm saying. When you have this in mind, you will be able to write even more. अब याद आ रहा है आपको आर्टिक सी रूट, अब ज़ॉम्बी फायर्स याद आ रही हैं, ट्रेड पे इंपैक्ट याद आ रहा है, मिलैंकोविच साइकिल याद आ रहा है. इस बार प्रीलिम्स में पूछा है उन्होंने कि पोलर आइस इज मेल्टिंग एंड दैट इज लीडिंग टू चेंज इन द एक्सिस ऑफ रोटेशन. ये क्वेश्चन सबने देखा ना इस बार प्रीलिम्स का, बट याद आया ये आंसर लिखते हुए. बट नाउ यू विल रिमेंबर. यही काम है, सेम कंटेंट को बेटर लिख के आना है. कंटेंट भी बेटर करेंगे, आंसर भी बेटर करेंगे. राइट? अब लेट मी शो यू द मैजिक ऑफ राइट स्मार्ट. Troposphere is a very significant atmospheric layer that determines weather processes. Most unusual climatic happenings are explained as an outcome of El Nino effect. Briefly mention alignment of major mountain ranges in the world and their impact on local weather. If I have components mapped for climate. अगर climate या weather word देखते ही I know these 7-8 components. Can I now not write these answers? Troposphere on weather. Same, atmospheric pressure, air composition, cloud formation, impact on temperature, impact on winds, cloud formation, same thing. अब ट्रोपोस्फेयर से लिंक करके पूछ लिया, यहां एल से लिंक करके पूछ लिया, यहां माउंटेन रेंजेस से लिंक करके पूछ लिया. नाउ रिगार्डलेस ऑफ द क्वेश्चन दैट आई गेट, आई विल बी एबल टू राइट दीज आंसर्स. इज दिस क्लियर? ये बात समझ आ रही है अब कि यहां पर क्या करने वाले हैं हम? अब यहां पर 3 PYQs हमारे कवर हो गए. Is this understood? This is the idea of what we are going to do. ठीक है, एक और काम करो चलो मेरे साथ. Write this question. Scope and significance of food processing industry in India. इस क्वेश्चन को अगर मुझे आपको, this is not the class, I'm just showing you the approaches. Scope का मतलब क्या होता है? Current status and future potential. यहां पर ये लिखा जाएगा. सिग्निफिकेंस का मतलब होता है एप्लीकेशन. सिग्निफिकेंस वाला पार्ट डिस्कस करते हैं. फूड प्रोसेसिंग पे 8 बार क्वेश्चन आ चुका है GS3 में, 8 टाइम्स इन लास्ट 12 इयर्स. देखते हैं. सिग्निफिकेंस सोचनी है ना फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री की. सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स याद कर लेते हैं, याद ही होंगे आपको मोस्टली, और नहीं है तो ये आपको रटने हैं. यू शुड नो ऑल 17. अब मान लो सिग्निफिकेंस में मुझे पॉइंट्स लिखने हैं और मुझे SDGs याद है. ठीक है. Can food processing help alleviate poverty? Can it lead to zero hunger? Can it lead to good health? Maybe not to quality education. ठीक है, छोड़ देते हैं. Can it lead to gender equality? Can it lead to clean water and sanitation? Can it lead to decent work and economic growth? Can it help in industry and innovation? Can it help in reduced inequalities? Can it help in having sustainable cities? How? Food processing करो in rural areas, reduce the burden of migration to the urban centers. ठीक है. Does it not help in climate action? Does it not focus on life on land? अब बताओ कितने पॉइंट है यहां पे? And every point you can substantiate with a sustainable development goal. यही आंसर लिख के आया था मैं एग्जैक्ट मेंस में. 8 पॉइंट लिखे थे, 8 पॉइंट्स इन सिग्निफिकेंस, 4 पॉइंट्स इन स्कोप, 12 पॉइंट्स इन 10 मार्कर. स्कोप बता दिया, डेटा याद है. सिग्निफिकेंस में आई यूज्ड ऑल ऑफ दीज. बन गया आंसर बढ़िया, और हर पॉइंट SDG से बैक्ड है. हर पॉइंट. हमारी भी कंट्री के गोल्स हैं ये अचीव करना. एबल टू फिगर आउट? चलो और दिखाता हूं. ये करते हैं चलो. अब ये 15 मार्कर है. मेन बॉटलनेक्स इन अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम प्रोसेस of marketing of agricultural products in India. This question has been repeated 3 times. ऐसे exactly ऐसे ही होता है मेंस. पुराना आंसर लिखा, अगले आंसर में 1 मिनट, फिर आंसर लिखा, फिर 1 मिनट. This is how it's going to be. This is why it's the toughest stage in my opinion. एक सप्लाई चेन बना लेते हैं, है ना. मार्केटिंग ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस का क्या मतलब है? ये मार्केट है. दिस इज द मार्केट. अपस्ट्रीम इज बिफोर द मार्केट एंड डाउनस्ट्रीम इज आफ्टर द मार्केट. मार्केट में आने से पहले क्या चैलेंजेस हैं?
प्रोडक्शन चैलेंज है, पहले प्रोड्यूस होगा फिर स्टोर होगा, स्टोरेज के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, लॉजिस्टिक्स चाहिए, मार्केट एक्सेस के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मार्केट एक्सेस इज अ चैलेंज, फिर रेगुलेशन एंड लाइसेंसिंग एपीएमसी का चैलेंज है टिल इट गेट्स टू द मार्केट। डाउनस्ट्रीम क्या है? आफ्टर इट गोज फ्रॉम द मार्केट। सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन का चैलेंज है, मार्केटिंग चैनल्स का चैलेंज है, डब्ल्यूटीओ से रिलेट करो, एक्सपोर्ट से रिलेट करो, ब्लू बॉक्स, ग्रीन बॉक्स, एम्बर बॉक्स सब्सिडी तो याद है, वो पॉइंट आया दिमाग में। प्रोसेसिंग नहीं हो रही है, फूड प्रोसेसिंग पिछला ही क्वेश्चन था। इफ वी कैन प्रोसेस फूड बेटर वी विल बी एबल टू मार्केट बेटर और नॉट, बट दैट पॉइंट शुड हैव बीन हियर। प्राइसिंग एंड पेमेंट का चैलेंज है, कंज्यूमर distribution is very different. Most procurement is happening in Punjab and Haryana. Where is it going? The rest of the country. Shanta Kumar committee recommendations. Feedback and adjustment. कोई मॉडल है where consumers can tell the farmers this is what we want? बन गए पॉइंट्स। मैंने सोचा एक सप्लाई चेन में, स्टार्टिंग फ्रॉम प्रोडक्शन टू फाइनली गोइंग टू कंज्यूमर, फ्रॉम फार्म टू फोर्क, बट उसमें मेरे को मिल गए 10 पॉइंट। अब मार्केट एक बीच में चीज है, इसके बारे में मैं काफी कुछ लिख सकता हूं। आई कैन मेंशन द न्यू फार्म बिल्स, आई कैन मेंशन दी एपीएमसीज। अब आगे चलते हैं। दीज आर रिलेटेड क्वेश्चंस। ये देखो 2020 में क्या क्वेश्चन आया? मेन कंस्ट्रेंट्स इन ट्रांसपोर्ट एंड मार्केटिंग ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस इन इंडिया। राइट, आगे देखते हैं। ये कंटेंट तो चलो सबको आता है, कोई कह भी नहीं सकता कंटेंट नहीं आता। यू हैव 1 मिनट, स्टार्ट थिंकिंग। Varied roles played by women in Indian freedom movement, highlighting specific contributions with example. हो गया 1 मिनट। प्रॉब्लम ये यार मेंस की इतना ही टाइम है, दिस इज द टाइम वी हैव। अब देखो, इसको मैं स्ट्रक्चर करके दिखाता हूं आपको। अब आप ही बताना पॉइंट्स, मैं बस अप्रोच सिखा देता हूं। ये टाइमलाइन याद कर लो। फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में कोई इन्वॉल्व था, उसके बाद सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट में कोई इन्वॉल्व था, स्वदेशी मूवमेंट में कोई इन्वॉल्व था, गांधीयन फेज में कोई इन्वॉल्व था, जलियांवाला बाग मैसेकर में किसी विमेन का कोई कंट्रीब्यूशन था, एनसीएम में था, सीडीएम में था, रेवोल्यूशनरी फेज में था, क्विट इंडिया मूवमेंट, इंडियन नेशनल आर्मी, फाइनली इंडिपेंडेंस एंड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। अब मुझे कोई भी क्वेश्चन आ जाए, रोल ऑफ विमेन, रोल ऑफ मॉडरेट्स, रोल ऑफ एक्सट्रीमिस्ट, रोल ऑफ ट्राइबल्स, आई नीड टू रिमेंबर दिस। और मान लो मुझे स्पेसिफिक पॉइंट नहीं भी याद आया तो मैं लिख सकता हूं ना, दैट इन द नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट women helped in spreading the movement to various parts of the country. Right? I can write this point. कोई खराब पॉइंट तो नहीं है। अब आप सोचो, अब आप भी बताओ मुझे क्या क्या पॉइंट्स लिखोगे इसमें, और इस ऑर्डर में लिखोगे। द आंसर इवन लुक्स बेटर कि आपने स्टार्ट किया रानी लक्ष्मीबाई से, देन यू कैन कंटिन्यू दिस। अब याद आ रहे हैं लोगों को पंडिता रामाबाई, उषा मेहता, ज्योतिबा फूले, एनी बेसेंट, नाउ द देवी चौधरानी, अरुणा आसफ अली। आई एम जस्ट रीडिंग द चैट, मैं आंसर बता भी नहीं रहा। सावित्रीबाई फूले, ज्योतिबा फूले, प्रीतिलता वादेदार, कल्पना दत्ता। क्योंकि रेवोल्यूशनरी फेज सामने लिखा हुआ है तो आपको प्रीतिलता वादेदार जी का नाम याद आ जाएगा। रानी गेडिलिन्यू, रामाबाई रानडे। इफ दिस was in your mind, would your answer not be automatically better? समझ आ रही है ये बात? Is this clear what we are trying to do here? अब देखो, look at the previous year questions. 2013, defying barriers of age, gender and religion, women were the torch bearer for struggle of freedom. 2016, role of women in freedom struggle. 2017, women question in modern India. क्वेश्चंस गेट रिपीटेड क्योंकि सिलेबस में लिखा है ना विमेन के बारे में, तो क्वेश्चंस तो आने ही है। आई नीड टू हैव मल्टीपल डायमेंशंस, दैट इज व्हाट आई एम गोइंग टू डू हियर। आगे चलते हैं, ठीक है। हाउ डिड कॉलोनियल रूल अफेक्ट ट्राइबल्स इन इंडिया एंड व्हाट वाज द ट्राइबल रिस्पॉन्स टू कॉलोनियल ऑपरेशन? आप सिर्फ ये सोच लो इतना, कॉलोनियल रूल अफेक्ट ट्राइबल्स इन इंडिया 2023 का क्वेश्चन है। अगेन 1 मिनट, यही होगा मेंस में। एक आंसर लिखोगे, अगला शुरू हो जाएगा, 1 मिनट होगा सोचने के लिए। Let's learn one more template. GS पेपर वाइज अप्रोच सीखते हैं।
थिंक GS1 के सिलेबस में कहां से रिलेट करते हो? कल्चरल एंड सोशल इंपैक्ट, GS2 में पॉलिटिकल इंपैक्ट, लीगल इंपैक्ट, हेल्थ इंपैक्ट, GS3 पे इकोनॉमिक इंपैक्ट, एनवायरमेंटल इंपैक्ट, GS4 में साइकोलॉजिकल इंपैक्ट। अब आप ही पॉइंट सोचो, मैं आपको कंटेंट नहीं पढ़ा रहा हूं आज। नाउ यू थिंक ऑन दीज पॉइंट्स एंड थिंक इन दीज ऑर्डर, और आप बताओ, वुड यू बी एबल टू जनरेट मोर पॉइंट्स नाउ? अगर आपको पता है कि यार ये GS पेपर अप्रोच से भी आंसर लिखे जा सकते हैं। अब अगर एनवायरमेंट ढंग से डिटेल में पढ़ा है तो यहां पर फॉरेस्ट एक्ट मेंशन कर सकते हो, दैट दे डिवाइडेड द फॉरेस्ट, दे टुक द लाइवलीहुड एंड मेड देम कंसेशंस, दे मेड इट रिजर्व, प्रोटेक्टेड एंड विलेज फॉरेस्ट, फॉरेस्ट आर फॉर द स्टेट एंड फॉर टिम्बर। अब देखो, अब अगर मुझे ये बात पता है तो मैं इस क्वेश्चन को कंक्लूड कैसे करूंगा? द इंडियन स्टेट हैज corrected the historical injustices of colonialism in the Forest Rights Act, therefore showing that while the British were here to loot the nation, the Indian state is here for all, for inclusive growth. ये भी GS पेपर का एक कीवर्ड है। अब लग रहा है आंसर बढ़िया। That is how we'll discuss intro and conclusion also, and it is my job to give you those value addition points, provided that you learn this first. ये सबसे इंपॉर्टेंट है। That will only add 1 mark to our answer. हम 6 to 7 जाएंगे, बट पहले 6 तक तो पहुंच जाएं आउट ऑफ 10। समझ आ रही है बात? दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू। आगे चलते हैं, चलो ये क्वेश्चन करो। टू व्हाट एक्सटेंट डिड द रोल ऑफ मॉडरेट्स प्रिपेयर अ बेस फॉर वाइडर फ्रीडम मूवमेंट? कॉमेंट। वेंसडे को फर्स्ट क्लास है, पहला क्वेश्चन यही होगा। 1 मिनट, यू हैव जस्ट 1 मिनट। ऐसे ही होने वाला है मेंस में। क्वेश्चन लिखा, अगला शुरू। अब देखो, लेट मी हेल्प यू राइट दिस आंसर नाउ। किसी भी फ्रीडम मूवमेंट, दुनिया की कोई भी फ्रीडम मूवमेंट हो, उसमें ये 6 स्टेप होते हैं। पहले आइडियोलॉजिकल फाउंडेशन बनती है, फिर लीडरशिप एंड ऑर्गेनाइजेशन बनती है, फिर नेशनल अवेकनिंग होती है, उसके बाद मास मोबिलाइजेशन होता है, फिर नेगोशिएशन एंड कन्फ्रंटेशन होता है, एंड फाइनली गोल ऑफ फ्रीडम होता है। ठीक है, अब कुछ समझ आ रहा है? अगर ये पॉइंट सामने होते, कुड यू नॉट हैव रिटन बेटर? अब बताता हूं आपने क्या मिस किया, विच आई नो मोस्ट ऑफ यू माइट हैव मिस्ड। क्वेश्चन ये था, टू व्हाट एक्सटेंट, मतलब मॉडरेट्स ने हेल्प तो करी क्रिएटिंग अ बेस फॉर वाइडर फ्रीडम मूवमेंट, बट और भी चीजें कहीं कहीं वो लैकिंग भी थे। अब टेम्पलेट से देखो, डिड दे ले द आइडियोलॉजिकल फाउंडेशन? ऑफ कोर्स दे डिड। डिड दे गो फॉर लीडरशिप एंड मेकिंग ऑर्गेनाइजेशंस? ऑफ कोर्स दे डिड। अब यहां एग्जांपल दो, ड्रेन ऑफ वेल्थ, यहां एग्जांपल दो, फॉर्मेशन ऑफ INC। डिड दे कॉज अ नेशनल अवेकनिंग? यस, but did they go for mass mobilization, activism and action? No, to a limited extent. They had a role, but क्या पूछा है? To what extent? यहां उनका रोल अच्छा था, यहां not to that extent. Negotiation and confrontation, did they confront the British? No. अब यहां कीवर्ड डालेंगे, they believed in British providential mission, goal of self rule within the British Empire, प्रेयर, पेटिशन एंड प्रोटेस्ट अप्रोच, उसका डायग्राम बनाएंगे छोटा सा। डिड दे अल्टीमेटली गो फॉर द गोल ऑफ फ्रीडम? नो। अब टू व्हाट एक्सटेंट पूछा है, तो यहां उनकी कुछ प्रॉब्लम्स लिखेंगे, जैसे कि कॉज ऑफ सूरत स्प्लिट, नॉट एबल टू हैव डाइवर्स आइडियोलॉजीज इनटू देयर एक्शन, इनटू देयर एजेंडा, नॉट बिलीविंग इन द मासेस एंड देयर कैपेसिटी फॉर स्ट्रगल। दैट्स व्हाई दे वर एबल टू प्रिपेयर अ बेस, बट टू अ लिमिटेड एक्सटेंट। कुछ लिमिटेशंस थी, यही पूछा है ना क्वेश्चन में। टू व्हाट एक्सटेंट डिड द रोल ऑफ मॉडरेट्स प्रिपेयर अ बेस फॉर वाइडर फ्रीडम मूवमेंट? यस, उनका रोल था, बट देयर वर अदर फैक्टर्स एज वेल। एंड अगर मैं इस अप्रोच से सोचूं तो आई विल नो कि हाँ, फर्स्ट 3 यस, नेक्स्ट 3 नॉट दैट मच, देयर वर अदर फैक्टर्स ऑल्सो। अब बन रहा है आंसर? थोड़ा बेटर लग रहा है आंसर अब? दिस इज वॉट वी आर गोइंग टू लर्न हियर। PYQs उठाएंगे, ये काम करेंगे। मॉडरेट्स पे एग्जैक्ट क्वेश्चन आया था 2017 में, सेम। और अब यहां चाहे मॉडरेट्स लिखाओ,
चाहे यहां एक्सट्रीमिस्ट लिखा हो, चाहे यहां रेवोल्यूशनरीज लिखा हो, चाहे यहां विमेन ऑर्गेनाइजेशन लिखा हो, आई विल फॉलो द सेम अप्रोच। कोई भी ऐसे पर्टिकुलर ग्रुप को फ्रीडम मूवमेंट से अगर लिंक कर दिया, दिस इज द अप्रोच आई एम गोइंग टू फॉलो। समझ आया? समझ आ रही है बात? चलो, लास्ट क्वेश्चन दैट आई विल डिस्कस टुडे, टफ है। एक्सप्लेन द रोल ऑफ ज्योग्राफिकल फैक्टर्स टुवर्ड्स डेवलपमेंट ऑफ एंशिएंट इंडिया। 1 मिनट। यार ज्योग्राफिकल फैक्टर्स पूछा है ना, पढ़ी है हमने ज्योग्राफी कहीं? एक एनसीईआरटी की किताब है ज्योग्राफी की, ये उसी का सिलेबस है। क्या लिखे हैं पॉइंट्स? लोकेशन, स्ट्रक्चर एंड फिजियोग्राफी, ड्रेनेज, क्लाइमेट, नेचुरल वेजिटेशन, सॉइल्स। सब पे 2-2 पॉइंट लिख दो। इंडिया की लोकेशन की वजह से एंशिएंट इंडिया में क्या हुआ, इंडिया की फिजियोग्राफी की वजह से क्या हुआ, इंडिया की ड्रेनेज या रिवर्स की वजह से क्या हुआ, इंडिया के क्लाइमेट की वजह से क्या हुआ, इंडिया की नेचुरल वेजिटेशन से क्या हुआ, इंडिया की सॉइल्स की वजह से क्या हुआ। 12 पॉइंट्स यू हैव, और सबने पढ़ रखा है ये। यू हैव रेड दीज कंप्लीट चैप्टर्स फॉर प्रीलिम्स, तो आपको 2 पॉइंट तो एंशिएंट इंडिया से रिलेट करके आ ही जाएंगे। नाउ यू हैव 12 पॉइंट्स इन एन ऑर्डर्ड वे, दैट ओके लोकेशन, और सब हेडिंग्स यही बनाओ, लोकेशन ऑफ इंडिया, then write 2 points. Structure and physiography of Indian subcontinent, write 2 points. Drainage system, write 2 points and give examples. Will this not be a much better answer? Will this not have 12 points? And इसमें यह भी रहेगा कि ऐसा ना हो कि हम ज्योग्राफिकल फैक्टर्स पूछा है, हम सिर्फ क्लाइमेट पे ही फोकस करते रह गए, या हम सिर्फ रिवर्स पे ही फोकस करते रह गए। नाउ इट विल लुक लाइक अ होलिस्टिक आंसर। क्लियर हो रही है बात? अब आप 2 एग्जांपल इसमें एंशिएंट इंडिया के, अपनी वही नॉलेज यूज करो। दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू। अब वेयर विल यू गेट द टेम्पलेट्स, हाउ विल यू गेट द क्वेश्चंस? फर्स्ट क्लास में यार सब क्लियर हो जाएगा। ऐसा तो हो नहीं सकता राइट कि मैं ये टेम्पलेट्स बनाऊं और आपको दूं ना, आपके लिए बना रहा हूं, है ना? तो ऐसा तो होगा नहीं कि मैं आपको पीडीएफ ना दूं, कंटेंट ना दूं, दिखाऊं ना। बट when you attend the first class, everything will be clear. I just wanted to show you today what we are going to learn. आपका क्या काम है, जो MMP प्लस में हमने कंटेंट के गोल्स दिए हैं, या अगर आप खुद से पढ़ रहे हैं आपके जो कंटेंट के गोल्स हैं, आप कंटेंट रिवाइज करके आइए। योर जॉब इज टू नो अ लॉट ऑफ पॉइंट्स। अब यहां पर अगर आपको लोकेशन से आईवीसी का ट्रेड याद नहीं आता, आई कांट हेल्प दैट, बट आई कैन टेल यू दैट यस these points can be written and I'll give you the content as well. ऐसा नहीं है मैं आपको content नहीं दूंगा, I will give you the model answers to these questions with this approach, exactly this approach. I will show you topper copies, I will show you how to write intro and conclusion, and I will give you value addition points कि यहां पर आए तो जरूर लिखना कि जो लोथल पे डॉक है वहां पर अब नेशनल मैरिटाइम हिस्ट्री म्यूजियम बन रहा है इन द कंक्लूजन, ताकि करंट अफेयर से आप इस क्वेश्चन को लिंक करो। राइट, this is what I was trying to explain to you. Is one last question before I now call Mudit sir for GS4 and essay. ये GS 1 2 3 यहाँ पर मेरा काम है, GS4 and essay Mudit sir का काम है। Have you understood what we are going to do? And please take this pledge with me that you will have the mentality of a person who wants to get selected. You will come here live and you will put in the effort. मैं बिल्कुल नहीं कह रहा कि आराम से घर बैठ के हो जाएगा, थोड़े बहुत देख लेना काम चल जाएगा, नहीं, मेहनत लगेगी। अगर आप उस 1 मिनट में खुद सोच रहे हो तो आपको बहुत ज्यादा हेल्प होगी, वर्सेस 1 मिनट में आप नहीं सोच रहे हो, आपको नहीं हेल्प होगी। आप फिर भी सीख सकते हो इससे, बट इन दैट 1 मिनट आई वॉन्ट यू टू एटलीस्ट थिंक एक्टिवली। इज दिस क्लियर? एक क्लास अटेंड कर लेना, सारे पीडीएफ कैसे मिलेगी, क्या मिलेगा, सब क्लियर हो जाएगा। लेट्स नॉट बर्डन आवरसेल्व्स विद दैट, बहुत कम टाइम है मेंस के लिए, मैं सब दे दूंगा आपको, डोंट वरी अबाउट इट। राइट, अब लेट मी नाउ कॉल ऑन मुदित सर फॉर डिस्कशन ऑफ GS4 एंड essay. मैंने और भी क्वेश्चंस दिखाए थे, बट we'll just start when we start in the class. बाकी अप्रोचेस हम तब डिस्कस करेंगे। मुदित सर प्लीज essay और ethics के बारे में। Thank you. So Dr. Shivan must have opened your eyes. I'm sure there are few who have attempted mains already and they are
watching this class, and I am sure now you know कि मार्क्स कम कैसे रह गए या इम्प्रूवमेंट कैसे करनी है। हम लोग को क्या लगता है यार पेपर तो बहुत अच्छा कर आए थे, सारे क्वेश्चन करे थे, पार्ट्स लिखे थे, आंसर लिखे थे, पॉइंट लिखे थे, मार्क्स नहीं आए, सब्जेक्टिव है। ठीक है, आई एम ऑफ दैट ओपिनियन, इन माई हम्बल ओपिनियन, मेंस में अगर आप एफर्ट करोगे आपको रिजल्ट मिलेगा। एक ऐसे सब्जेक्टिव हो सकता है, इंटरव्यू जैसे बहुत सब्जेक्टिव है, अब प्रीलिम्स बहुत सब्जेक्टिव हो गया स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस की वजह से, मेंस में एफर्ट मारोगे मार्क्स मिलेंगे। एंड इफ यू अलाउ मी टू बी पॉम्पस, आई हैव डन दैट ऑलरेडी माई सेल्फ। ठीक है, मैं एक क्वेश्चन देता हूं सबसे पहले और फिर मैं आपको बताऊंगा कि एथिक्स में करना क्या है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, सबको आता होगा आंसर। आई गेस 2014 में एक क्वेश्चन आया था, विच eminent personality has inspired you the most in context of ethics? मैंने कट शॉर्ट कर दिया क्वेश्चन। ठीक है, मैं पूरा क्वेश्चन भी नहीं दे रहा, मैंने कट शॉर्ट कर दिया। जस्ट टेल मी, चैट बॉक्स में मुझे बताओ किस पर्सनालिटी के बारे में लिखोगे आइडियली इस क्वेश्चन में। 1 minute is on the board. 1 minute. 100 में से 20% गांधी बोल रहे हैं। नाउ 12,000 पीपल आर राइटिंग मेंस, आप इसका 20% लगा लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि कितने लोग इस क्वेश्चन में गांधी का रेफरेंस देकर आएंगे। एंड आई गेस दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन 2013 और 14, मैंने मेंस में लिखा था। और जिसने एमएस धोनी बोला है, थैंक यू, एंड मे बी डॉक्टर शिवन माइट नॉट एग्री विद मी, बट MS Dhoni is the answer that I wrote in my mains in this very question. अब ये आइडिया क्यों है, राइट स्मार्ट का पर्पस से मैं लिंक करके बताता हूं। मुझे आपको सिर्फ ब्रेनस्टॉर्म नहीं कराना है यहाँ पे पॉइंट, मुझे आपको ब्रेनस्टॉर्म कराना है एथिक्स में यूनिक पॉइंट। देखो ये क्वेश्चन ऐसा है दैट इवन योर पेरेंट्स एंड माई पेरेंट्स कैन अटेम्प्ट 2 पेज लिख देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता, बहुत आसान है, एथिक्स पढ़ने की जरूरत थोड़ी है। दिस इज अ लो हैंगिंग फ्रूट क्वेश्चन। How will you get 5 out of 10 marks or how will you get 6 out of 10 marks depends on how unique your answer is. तो प्लीज पहली लर्निंग आज आप लोगों के लिए पहली क्लास में ही है, एथिक्स में मुझे यूनिकनेस चाहिए, आंसर्स में, पॉइंट्स में, एग्जांपल्स में मुझे यूनिकनेस चाहिए, तभी आपको बेटर मार्क्स मिलेंगे। अब चलो, अब टाइमर ऑन करते हैं 1 मिनट का। अब इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा एलैबोरेट करता हूं, मैं पहले एलैबोरेट कर देता हूं क्वेश्चन को। Explain the gist of teachings. Of course, ये लिखा हो या ना लिखा हो, आप लोगों ने करना ही है विद एग्जांपल्स। ठीक है, जिस्ट एक्सप्लेन करना है टीचिंग्स का, एमिनेंट पर्सनालिटी का, विद एग्जांपल्स। 1 मिनट दे रहे हैं, पॉइंट्स लिखने आपको। अब मैं 2 अप्रोचेस बताता हूं आपको। अभी मैं कंटेंट के अप्रोचेस नहीं बता रहा, मैं आंसर राइटिंग के स्ट्रक्चर की ही 2 अप्रोच बता रहा हूं जो एथिक्स में फॉलो होती है। ये आसान क्वेश्चन है, केक वॉक क्वेश्चन है, कोई भी लिख लेगा। फॉर सच अ क्वेश्चन यू शुड राइट 10 पॉइंट्स। हर क्वेश्चन 10 मार्क्स का आता है एथिक्स में, मुझे 10 पॉइंट लिखने। क्यों? क्योंकि मैं अब ये मान के चल रहा हूं 12,000 लोगों में से 10,000 एटलीस्ट ने 10 पॉइंट नहीं लिखे होंगे, ऐसा सोच के चलो, तभी आपको इजी क्वेश्चन में एज मिलेगा दूसरे लोगों पे। तो मैंने 10 पॉइंट इस पे लिख दिया। अब मुझे बताओ, इन 10 पॉइंट का जो भी आपने पॉइंट्स लिखे, ठीक है, सबके अलग अलग लीडर्स हैं, मुझे बताओ इसमें कितने पॉइंट एथिक्स के होंगे, कितने पॉइंट जीएस के होंगे, कितने कीवर्ड होंगे। मान लो इफ यू हैव रिटन 10 पॉइंट्स, हाउ मेनी कीवर्ड्स विल यू राइट? चलो लर्निंग देता हूं, कीवर्ड्स को बैलेंस करके लिखना है। आई नो अ पर्सन, अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन, 4 सिलेक्शन थे उसके, ठीक है, मेरे 3 थे, उसके 4 सिलेक्शन थे। एक बार उसके 75 आया, आई विल नॉट टेल द नेम ऑफ कोर्स। फिर हमने डिस्कस करा उसका पेपर, वो बोला भाई मैंने कीवर्ड ज्यादा लिख दिए, मैकेनिकल लगने लगता है, जो 20 लिख रहे हैं, 10 लिख रहे हैं, 8 लिख रहे हैं चैट बॉक्स में, नहीं, इतने कीवर्ड नहीं लिखने हैं। अब कीवर्ड से समझते क्या हो?
अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी, इंटेग्रिटी, रूल ऑफ लॉ, गुड गवर्नेंस, गवर्नेंस, एथिकल गवर्नेंस, दीज आर नॉट कीवर्ड्स. ये नहीं है कीवर्ड्स, ये तो हर कोई लिखता है अब. नाउ यू बीइंग माय स्टूडेंट्स, यू बीइंग द स्टूडेंट्स ऑफ राइट स्मार्ट, यू हैव टू राइट यूनिक कीवर्ड्स जो मैं आपको प्रोवाइड करूंगा. ठीक है, आई विल प्रोवाइड यू अ लिस्ट ऑफ 50 बेस्ट कीवर्ड्स पॉसिबल. मैंने पहले भी लिस्ट प्रोवाइड करी थी, मैं उसे अपडेट करके प्रोवाइड करूंगा, so that you are able to use 3 keywords per answer. उससे ज्यादा नहीं जाना है मुझे. सेक्शन ए में we'll use 3 keywords per answer, सेक्शन बी में we will use 4 keywords per answer, so that our answer is not mechanical. एथिक्स में प्लीज याद रखना, फोकस शुड बी ऑन एप्लीकेशंस rather than merely writing keywords. तो राइट स्मार्ट में मैं आपको क्या ब्रेनस्टॉर्म कराऊंगा, मैं कैसे थॉट प्रोसेस करूंगा. आई विल हेल्प यू इन डेवलपिंग थॉट प्रोसेस विद रिस्पेक्ट टू इंट्रोडक्शन. कितने तरीके के इंट्रोडक्शन आपको एथिक्स में लिखने हैं, सो दैट योर आंसर्स आर नॉट ओनली डिफरेंट फ्रॉम आंसर्स ऑफ योर कॉम्पिटिटर बट ऑल्सो योर ओन प्रीवियस आंसर. समझे, मैं दोबारा बोलता हूं, तुम्हारा आंसर ना केवल तुम्हारे कॉम्पिटिटर के आंसर से अलग होगा, तुम्हारे पिछले आंसर से भी अलग होना चाहिए, सो दैट एग्जामिनर को ये समझ ना आ जाए यार ये तो डेफिनेशन बेस्ड इंट्रो रट कर आया कि सब में डेफिनेशन लिखूंगा, या ये सब में कोट सोच कर आया कि मैं तो कोट ही लिखूंगा सब में. सो वी हैव टू रिमूव दैट रिजिडिटी विद रिस्पेक्ट टू एथिक्स. सेकेंड चीज मैं आपको क्या बताऊंगा कि हेडिंग्स कैसे बेयर मिनिमम छोटे से छोटा हेडिंग बनाना है. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. एथिक्स में सबसे बड़ा चैलेंज क्या है, 250 मार्क का पेपर सबको आता होता है, until unless they ask you question paper of 2016 like they ask random theories of social justice या 7 sins या वेबेरियन ब्यूरोक्रेट सेकंड ARC का पब्लिक सिविल सर्विस कोड पूछ लिया. 4 क्वेश्चन बहुत स्टैटिक थे. until unless वैसा क्वेश्चन आए सबको 250 मार्क आएगा. चैलेंज है टाइम मैनेजमेंट. सो मैं एथिक्स में टाइम मैनेजमेंट का बहुत हेल्प करूंगा आपको कि टाइम कैसे मैनेज करें, पेपर कैसे टाइम पे कंप्लीट करें. उसके लिए वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इज हेडिंग्स को क्रिस्प कैसे रखना. Then I will help you in brainstorming, in developing thinking with respect to writing your answer in point. Please, पैरा में आंसर नहीं लिखेंगे हम एथिक्स में, as far as possible पॉइंट्स में लिखेंगे. मैंने टॉपर की कॉपी से भी लर्न करा है, मैंने पहले भी, मेरा भी यही आइडिया था. मैंने देखा है एक पर्टिकुलर टॉपर जिसने पहले पैराग्राफ में आंसर लिखे थे, मार्क्स नहीं आए. नाउ सडनली आंसर उन्होंने पॉइंट में लिखने चालू करे, बहुत मार्क्स आ गए. सो पॉइंट्स में आंसर लिखेंगे, पॉइंट्स डेवलप करेंगे. And then I have evolved 13 types of diagrams for ethics. मैं वो 13 तरीके के डायग्राम भी तुम्हें बताऊंगा कि कैसे डायग्राम तुमको लिखने हैं. एंड देन वेरियस टाइप्स ऑफ कंक्लूजन. सो मैं रिवर्स इंजीनियरिंग अप्रोच क्यों बताया, क्योंकि एथिक्स के आंसर का स्ट्रक्चर यही होता है, इंट्रो, देन हेडिंग्स, देन पॉइंट्स विद कीवर्ड्स विद एग्जांपल्स, देन डायग्राम एंड देन कंक्लूजन. And I'll help you in brainstorming in each and every part of the ethics answer structure. ठीक है, अब देखते हैं, जो मैंने कुछ स्लाइड बनाई है मैं वो भी दिखा देता हूं तुम्हें. ये तो हो गया कि मैं तुम्हारे लिए क्या कर रहा हूं. सो कंटेंट यूनिक होना चाहिए, तभी तुम्हारे मार्क्स आएंगे खूब. एंड ऑफ कोर्स एज डॉक्टर शिविन ऑल्सो पॉइंटेड आउट, अप्रोचेस हैव देयर रोल. जब अब 4 लाइनर क्वेश्चन आ रहे हैं एथिक्स में, आई एम श्योर you would have gone through the question paper of 2024 mains. They ask question that the soul of BNS lies in the ancient ethos of integrity, transparency, etc. And the doctrine, and the BNS aims to shift from doctrine of punishment to doctrine of justice. Not only this question is applied ethics based question, but it is interlinking so many values. And now within that 1 minute you have to comprehend the demand of the question, and then in the next 6 minutes you have to write the complete answer. So अगर अप्रोचेस होंगी, अगर कुछ पढ़ा है पहले से, टेम्पलेट्स होंगे, तो आपको बहुत हेल्प होगा कि कैसे आंसर को लिखना है. सो इन दिस मॉड्यूल आई एम गोइंग टू टीच यू 6 to 7 डिफरेंट अप्रोचेस टू हैंडल सच अप्लाइड एथिक्स क्वेश्चन. देन कोट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं हर बार. देयर आर 3 कोट बेस्ड क्वेश्चन. 3 डिफरेंट डायरेक्टिव्स होते हैं कोट बेस्ड क्वेश्चन के, और 3 डिफरेंट टाइप्स होते हैं. एक बार यूपीएससी पूछता है व्हाट द कोर्ट मीन्स टू यू, फिर पूछता है व्हाट द कोर्ट मीन्स इन प्रेजेंट कंटेक्स्ट, फिर पूछता है व्हाट द कोर्ट मीन्स टू अ पब्लिक सर्वेंट. ये तो 3 डायरेक्टिव्स हो गए. देन देयर आर 3 टाइप्स एज वेल, जो बहुत लोगों को पता ही नहीं है. लव ब्रिंग्स लव, हेट ब्रिंग्स हेट. दिस इज अ 2-part कोर्ट बेस्ड क्वेश्चन, वेयर इन अगेन यू विल डिवाइड द कोर्ट इनटू 2 parts. तो मेरी एक ही अप्रोच है कोर्ट बेस्ड क्वेश्चन को हैंडल करने की, जो मैं आपको सिखाऊंगा.
देन देयर इज पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्वेश्चन जिसको आप क्रोनोलॉजी में डिवाइड कर सकते हो. 2023 देयर वाज क्वेश्चन व्हेन द विमेन इज अवेकेंड द फैमिली इज ऑन द मूव देन द सोसाइटी मूव्स नेशन मूव्स एंड द वर्ल्ड. नेहरू जी की कोट है, 2023 में एथिक्स में आया था. देयर इज अ डिस्टिंक्ट क्रोनोलॉजी इन दिस कोट. इसका डायग्राम कैसे बनाना है, इसको अप्रोच कैसे करना है, वी हैव सेट टेम्पलेट्स फॉर दिस. एंड देन देयर इज अ टॉपिक बेस्ड कोड बेस्ड क्वेश्चन जिसमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है लोगों को. चलो एक क्वेश्चन देता हूं मैं, मुझे बताओ इसमें लिखोगे क्या. 1 मिनट लेना है इसको सोचने के लिए और मुझे बताना है इसमें क्या लिखोगे. दिस इज द क्वेश्चन दैट केम इन यूपीएससी. सोक्रेटिस की कोट है, ठीक है. मैं टाइमर दे रहा हूं, बताओ क्या लिखोगे इसमें. सोचो कोई पर्टिकुलर टॉपिक जिससे लिंक कर सकते हो या रैंडम शुरू हो जाओगे आंसर लिखना. यही करना है एथिक्स में, ब्रेनस्टॉर्म करना है कि जो पूछा गया है ये किसी ना किसी टॉपिक से है, वो टॉपिक क्या है. जिसका ये सोच के हो गया कि टॉपिक क्या है, अब एग्जांपल सोचो, बिकॉज यू हैव टू गिव 2 एग्जांपल्स एज वेल. व्हाट आर द एरियाज ऑफ एग्जांपल दैट यू कैन राइट और कोट इन एथिक्स पेपर. कहां से लिखना चाहिए एग्जांपल. थिंक ऑफ द एग्जांपल्स एज वेल. मैं डिस्कस करता हूं. सो मैं अगर इस क्वेश्चन को अप्रोच करूंगा एग्जाम हॉल में, ये तो मुझे पता है कोड बेस्ड क्वेश्चन है, ये 2 पार्ट है नहीं, क्रोनोलॉजिकल है नहीं. अब मेरे पास एक पार्ट बच गया, एक टाइप, दैट इज टॉपिक. अब मैं सिलेबस का कोई टॉपिक याद करूंगा जिससे मैं इसको लिंक करता हूं. सो ईआई अगर पढ़ा है आप लोगों ने, यू वुड नो गोलमैन मॉडल. इमोशनल इंटेलिजेंस अगर पढ़ा है, मैं क्या बोलूंगा, अ लाइफ विच वन लिव्स दैट इज डिवॉइड ऑफ सेल्फ अवेयरनेस. ये सेल्फ रिफ्लेक्शन किसी ने बोला था, इनर रिफ्लेक्शन नहीं है, अपने वाइसेस नहीं पता है. दैट इज अ लाइफ दैट इज अनएग्जामिन्ड एंड नॉट वर्दी ऑफ लिविंग. क्यों? क्योंकि आपको पता ही नहीं आपकी कमियां क्या है, आप उसको रेगुलेट कैसे करोगे, आप दूसरे से एम्पैथाइज कैसे करोगे. बहुत बढ़िया इंट्रो बन जाएगा, मेरे पॉइंट्स बन जाएंगे. और जैसे ही मैं अब एग्जांपल्स पे आता हूं, कोड बेस्ड क्वेश्चन में आई विल टीच यू अप्रोच ऑफ यूजिंग इंटरनेशनल रिलेशंस विद रिस्पेक्ट टू एग्जांपल्स. अब मुझे एक करंट का इवेंट बताओ, मैंने बहुत बढ़िया हिंट दे दी तुम लोगों को. कोई एक करंट की मुझे कंट्री बताओ जो तुम्हें लगता है दैट इज लिविंग एन अनएग्जामिन्ड लाइफ. मैं बहुत बढ़िया हिंट दे दिया तुम्हें. पाकिस्तान सर. Any particular country of current affair that is living unexamined life. पाकिस्तान, यूक्रेन. एथिक्स से मुझे पता क्या चला, देर आर फ्यू कंट्रीज जिनके कर्म ही ऐसे हैं कि मैं उनको यूज कर सकता हूं एथिक्स में नेगेटिव में. देर आर फ्यू कंट्रीज हु आर फ्रेंड ऑफ आवर्स जिनको मैं पॉजिटिव में यूज कर सकता हूं. एक बहुत रैंडम क्वेश्चन आया था, यू कैन फॉरगिव अ चाइल्ड हु इज अफ्रेड ऑफ डार्क बट नॉट एडल्ट्स हु आर अफ्रेड ऑफ लाइट. तो मैंने उसमें लिखा कि इंडिया जस्ट आफ्टर इंडिपेंडेंस वाज अ चाइल्ड and the policies that we took that just after independence maybe they failed, like green revolution का कुछ negative impact वगैरह हुआ, but we can forgive them. But India of now, yeah, adult countries such as Pakistan of now who are afraid of the light to accept that they are a terror hub, you cannot forgive them. ठीक है, तो ये ब्रेन स्टॉर्मिंग मैं आपको वेरियस सेशंस में कराऊंगा, नॉट ओनली फॉर सेक्शन ए बट सेक्शन बी एज वेल. सेक्शन बी में I'm not sure how many of you know there are 4 different types of case studies that are asked with 14 different types of sets of questions. कभी वो 2 क्वेश्चन पूछते हैं, कभी 5 क्वेश्चन पूछते हैं, कभी 4 पूछते हैं. नेचर ऑफ द सब क्वेश्चन चेंजेस एंड वी विल ट्राई टू कवर ईच एंड एवरी टाइप ऑफ सच क्वेश्चन इन क्लासेस. रेडीमेड कीवर्ड्स के पब्लिक स्फीयर की केस स्टडी आई तो क्या 25 कीवर्ड है, सो दैट यू कैन राइट 4 आउट ऑफ दोस 25 कीवर्ड्स. प्राइवेट की आई तो क्या कीवर्ड्स है, अप्लाइड आया तो क्या करना है. सो आई say that I'll try my best to prepare you with respect to any sort of question that can be asked in ethics paper. मैं ऐसे का भी बता देता हूँ. एक चीज बस बोलना चाहूंगा, इसी चीज को आप देखो. अब मुझे ये कोट पता है, where can I use this quote in GS2? This is your job now. See, we can't deliver everything to you on a platter. एग्जाम वैसा ही नहीं. इसको अब एक GS2 के टॉपिक से लिंक करो, जिसपे क्वेश्चन आया लास्ट ईयर ही. पेपर जिसने दिया हो मेंस का लास्ट ईयर, वो तो बिल्कुल बोलो. प्लीज लिंक दिस टू अ GS2 टॉपिक व्हिच केम लास्ट ईयर. अरे गवर्नेंस इज सिलेबस,
टॉपिक नहीं होता गवर्नेंस, गवर्नेंस इज सब्जेक्ट. यार, कैन आई नॉट लिंक दिस टू अपडेशन ऑफ सिटीजन चार्टर रेगुलरली? Last year I question limitations of citizen charter and measures to update them. Can I not use this in the conclusion? As said by Socrates, unexamined life is not worth living. Therefore, a citizen charter that is not updated regularly is not worth having in any organization. So ultimately, जो भी sessions हैं उनमें यही objective है that we teach you this. हम आपको ये चीज teach करें और फिर आप वहां से जाओ and उसको across papers link करो ताकि same content से you are able to get better marks. That is the idea. राइट सर. अब ऐसे मुझे आइडिया नहीं था ये क्वेश्चन आया है और इससे मैं बता दूं ऑलरेडी 2025 में सिटीजन चार्टर पे क्वेश्चन आ सकता है, फिर एथिक्स में. राइट सर. यूपीएससी करता है ये. राइट. ठीक है. यूपीएससी मुझे जितना पता है 2014 के बाद सिटीजन चार्टर का कोई क्वेश्चन ही नहीं आया एथिक्स में. शायद 19 में एक आया था जी. तो 6 साल तो बेयर मिनिमम हो गए हैं सिटीजन चार्टर पूछे हुए. कैन बी आस्क्ड एज अ सेपरेट क्वेश्चन. राइट. ठीक है. मैं इससे का बता देता हूं. सो बहुत प्रॉब्लम होती है काफी लोगों को ऐसे में एंड इसकी रेंज बहुत ज्यादा है. किसी के 140 आ रहे हैं, 120 130 में मैक्सिमम लोग आ रहे हैं सिलेक्टेड में. एंड देन देयर आर पीपल हु आर स्टक इन 70s एंड 80s. चलो, जिसने भी कभी कोई ऐसे लिखा है मुझे बताओ किस अप्रोच में ऐसे लिखते हो. जस्ट लाइक आई आस्क्ड यू विद रिस्पेक्ट टू एथिक्स के कौन सा एमिनेंट पर्सनैलिटी होगा, मुझे ऐसे की अप्रोच बताओ. कौन सी अप्रोच में ऐसे लिखना पसंद करते हो या कभी ऐसे लिखा है तुमने, किस अप्रोच में? अब अगेन वही वाली बात, किस 50-60 लोग 100 लोग अभी रिस्पॉन्स दे रहे हैं एंड देन यू गाइज आर सेइंग कि पेस्टल लिखा है. नाउ इमेजिन 12,000 people are writing mains into 2, that is 24,000 essays are being written. अब खुद सोच लो कि पेस्टल से कितने लिखे जा रहे होंगे. मैं अगर कंजर्वेटिव गेस भी लूं बहुत, एटलीस्ट 12,000 तो लिखे जा रहे होंगे, 50% तो लिख रहे होंगे. मतलब हर बंदा एक ऐसे तो पेस्टल में लिख ही देता है, दूसरा ऐसे किसी और अप्रोच में लिख देगा. प्लीज मत लिखना पेस्टल में. कीप इट एज अ लास्ट रिजॉर्ट अप्रोच. तुम नहीं लिख पा रहे किसी और अप्रोच से, तब पेस्टल लिखेंगे. मैं सिखाऊंगा पेस्टल भी. मैं पेस्टल को भी यूनिक बना दूंगा. मैंने फ्लो डिजाइन कर रखा है उसका रेडीमेड. वो फ्लो में लिखाना, मार्क्स मिल जाएंगे उसमें भी, बट टू अ लार्जेस्ट एक्सटेंट वी विल ट्राई टू अवॉइड इट. अब एक ऐसे आया था, बी द चेंज यू वांट टू सी, एंड डॉक्टर शिविन जस्ट नाउ हैड टोल्ड यू एसडीजी अप्रोच. And in my mains exam, I had written this very essay with SDG approach. Be the change you want to see. अब SDG 1 क्या है? Poverty, I guess. Poverty पे है SDG 1. ठीक है. अब मुझे सोच के बताओ, क्या तुम अप्लाई कर पा रहे हो पॉवर्टी को बी द चेंज दैट यू वांट टू सी में या नहीं? पॉवर्टी एलिवेशन, बी द चेंज यू वांट टू सी. आर यू एबल टू थिंक ऑफ व्हाट यू विल राइट? बन पा रहा है या नहीं बन पा रहा है? बस इतना बताओ चैट बॉक्स में. जब राइट स्मार्ट करेंगे, क्लासेस करेंगे, मैं 40 वर्ड्स लिखवाऊंगा तुमसे चैट बॉक्स में. ठीक है. मुझे बस इतना बताओ कर पा रहे हो या नहीं. रिस्पॉन्सिबल एंड सस्टेनेबल कंजम्पशन है एसडीजी. आई डोंट रिमेंबर द नंबर एज सच. एसडीजी है रिस्पॉन्सिबल एंड सस्टेनेबल कंजम्पशन. नाउ यू आर अ काइंड ऑफ पर्सन हु इज ड्रिवन बाय से रिस्पॉन्सिबल एंड सस्टेनेबल कंजम्पशन. विल यू नॉट एक्ट एज अ चेंज एजेंट? कि तुमको चाहिए कि भैया ग्लोबल वार्मिंग कम हो जाए, क्लाइमेट चेंज कम हो जाए, एसडीजी 12 है. सो इफ यू वांट टू बी द चेंज, जो करना चाहते हो, जो देखना चाहते हो चेंज, बी द चेंज एजेंट. एज आवर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हैज आल्सो सेड दैट नॉट जस्ट बी अ जॉब सीकर बट अ जॉब क्रिएटर. तो देखो मैंने पेस्टल में लगा दिया. अभी पेस्टल में सोशियो इकोनॉमिक पॉलिटिकल में जो लिखते हो, या सोशियोलॉजिकल में देखो कि गर्ल चाइल्ड की एजुकेशन पे तुम्हें काम करना है. सो नाउ बी द चेंज. अपनी फैमिली में गर्ल्स को कैसे ट्रीट करते हो वो डिपेंड करेगा कि तुम चेंज एजेंट बन सकते हो नहीं. तो वेरियस अप्रोचेस हम करेंगे. आई टीच यू 6 to 7 डिफरेंट अप्रोचेस ऑफ राइटिंग एसे. Level approach that Dr. Shivin had taught you, wherein you discuss about various stakeholders like individual, family, society, nation. We will do that as well for essay writing. And then not just dimensions. How many of you know that there is a syllabus of essay? ये मैं बहुत कॉमनली क्वेश्चन पूछता हूं और मुझे पता है रिस्पॉन्स ज्यादातर क्या आता है. हाउ मेनी ऑफ यू नो दैट देयर इज सिलेबस ऑफ एसे? एंड इफ यू नो दैट देयर इज सिलेबस ऑफ एसे, कैन यू प्रोवाइड मी द 4 मेन कीवर्ड्स रिटन इन द सिलेबस? क्या लिखा है सिलेबस में एसे के? देयर आर 4 मेन थिंग्स इन एसे जो मैं आपको सिखाऊंगा क्लास में राइट स्मार्ट में. दैट इज स्टेइंग क्लोजली टू द डिमांड ऑफ टॉपिक. Marks will be awarded for cohesion, that is flow, and marks will be awarded for effective and exact expression.
ऐसे में होता क्या है, विच हैपेंड विद माय फ्रेंड एज वेल हु इज नाउ इन मुंबई, ही इज नाउ अ जॉइंट कमिश्नर, मेरे से जूनियर था वो, मेरे से सीनियर हो गए, हम साथ प्रिपेयर किए थे। सो उसने 2 पेज लिखे ऐसे के, तीसरा पेज लिखा एंड देन ही सडनली रियलाइज कि यार मेरे पास तो कंटेंट ही नहीं है। उसने काट दिया सब और फिर दोबारा से शुरू करा एंड ही गॉट वेरी लेस मार्क्स इन एसे, एंड राइटली सो, क्योंकि एग्जामिनर को पता चल गया ही डज नॉट हैव इफेक्टिव एंड एग्जैक्ट एक्सप्रेशन, इसको यही नहीं पता किस टॉपिक पे लिखना है। अब मैं अगर तुम्हें अप्रोचेस बता रहा हूं पहले से, I'll teach you various approaches, various sub dimensions. You will never be short of content. So, not just content, and then I'll also teach you how to ensure that your essay appears to be that of like a flowing river. गंगा नमामि गंगे प्रोग्राम के बारे में 2 कीवर्ड्स चलते हैं, दैट इज अविरल एंड निर्मल गंगा। तो ऐसे ऐसा होना चाहिए जो अविरल हो, जिसमें रैपिड्स ना हो, फ्लो में ऐसे चल रहा हो, सो दैट एग्जामिनर को पढ़ने में मजा आए। एंड दीज आर ऑल द थिंग्स that we are going to discuss live in classes with you guys. ठीक है, तो आई होप आप लोगों को एथिक्स ऐसे एंड ऑल्सो फॉर अदर सब्जेक्ट दैट डॉक्टर शिविन टॉक्ड अबाउट कुछ क्लैरिटी जरूर मिली होगी, एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू बी विद यू गाइज लाइव। और प्लीज क्लासेस में पार्टिसिपेट जरूर करना। आवर मॉड्यूल लाइज सो मच ऑन यू कि आप पार्टिसिपेट कर रहे हो या नहीं। एक्टिव पार्टिसिपेशन, ऑनेस्ट पार्टिसिपेशन चाहिए हम लोगों का आपका, तभी आप सीख पाओगे। ठीक है, ओवर टू डॉक्टर शिविन नाउ। सर लास्ट थिंग जो मैं कम्युनिकेट करना चाहता हूँ, वी हैव 2 बैचेस ऑफ राइट स्मार्ट। ठीक है, एक बैच 2025 का है और एक बैच 2026 का है। दोनों में हमारी पढ़ाने की अप्रोच डिफरेंट होगी एंड यू हैव द चॉइस ऑन द बेसिस ऑफ योर प्रीलिम्स रिजल्ट वेयर यू वांट टू गो। आप इस साल का मेंस दे रहे हैं तो 25 के बैच में आइए, आप नेक्स्ट ईयर का मेंस दे रहे हैं तो 26 के बैच में आइए, और यही करना है। ये मत सोचना कि मैं 26 का मेंस के लिए एम कर रहा हूं, मैं 25 का सीख लेता हूं। इट इज गोइंग टू बी डिफरेंट। अगर आपको मेंस 2026 में देना है तो मैं आपको डिटेल में पढ़ा सकता हूं, मेरे पास टाइम है टू टीच यू एवरीथिंग, एवरी स्मॉल कंपोनेंट इन डिटेल। बट आपको 2025 का मेंस देना है, आई हैव टू गिव यू द हिट पॉइंट्स डायरेक्टली। सो द डे द रिजल्ट कम्स, प्लीज शिफ्ट अकॉर्डिंगली। दैट इज व्हाई वी हैव केप्ट नो इकोनॉमिक implication of this decision कि आपको इस बैच में जाना है, इस बैच में जाना है। वी हैव केप्ट एवरीथिंग द सेम, इवन दो उस बैच में इट्स गोइंग टू बी मच मोर डिटेल्ड। वी हैव केप्ट द प्राइसेस सेम फॉर दिस पर्टिकुलर रीजन कि कोई इस बेसिस पे सर ये डिसीजन ना ले ले कि मैं इस साल कर लूं या अगले साल करूं। दे यू शुड टेक द डिसीजन एज पर द मीन्स दैट यू आर गिविंग। आपको वो चॉइस मिलेगी और कैसे शिफ्ट करना है ये मैं आपको बता चुका हूं। अब जस्ट वन कपल ऑफ मोर थिंग्स। अभी आई विल जस्ट कॉल सजल सर to talk about the test series. पहले मैं आपको एक बार राइट स्मार्ट का शेड्यूल बता दूं। फर्स्ट क्लास इज गोइंग टू बी ऑन वेडनेसडे नाउ, which will be of modern history. मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि आप 2025 के लिए दे रहे हैं, और अगर आप अभी अनक्लियर हैं, अभी रिजल्ट नहीं आया, सब लोग 2025 के लिए अटेम्प्ट करेंगे। आप 1-2 क्लासेस, इवन इफ यू आर अनश्योर, आप 1-2 क्लासेस देख लो 2025 की, आप फिर शिफ्ट हो जाना 2026 में। जब रिजल्ट आ जाए उसके बाद शिफ्ट हो जाना। We are anyway not placing a limitation on you. आप 1-2 क्लासेस 2025 की देख लो, बट माय अप्रोच विल बी राइट नाउ फॉर पीपल हु आर गिविंग मेंस दिस ईयर, फोकसिंग सोलली एंड स्क्वायरली ऑन देम। क्लासेस होंगी हमारी मंडे, वेंसडे, फ्राइडे, इसी टाइम पे 12:30। आइडिया क्या है कि आप सुबह 8:30 पढ़ना स्टार्ट कर दोगे। मेंस 9 से 12 होता है। योर बॉडी शुड बी एक्टिव बिटवीन 9 to 12 डेली, राइट? आप 8:30 पढ़ना स्टार्ट कर दोगे, 12:30 तक आप 4 घंटे खुद पढ़ोगे एंड 12:30 यू विल कम हियर। 2025 वालों के लिए बोल रहा हूं, यू विल टेक दिस टाइम ऑफ 4 hours एंड देन राइट 2 hours विद मी, देन टेक सम ब्रेक, 2:30 यू विल हैव योर लंच, 4:30 से फिर आप अपने ऑप्शनल पे चले जाओगे, एंड 4:30 to 10:30, 11, 12 जहां तक आपसे हिम्मत बने आप ऑप्शनल पढ़ोगे, एंड रिपीट दिस अगेन द नेक्स्ट डे। दिस इज द आइडिया। अगर आप अनक्लियर हो, आप श्योर नहीं हो दैट यू आर क्लियरिंग प्रीलिम्स और नॉट, राइट नाउ स्टार्ट एज इफ यू आर गिविंग मेंस दिस ईयर। जब आप कहोगे 1 जुलाई से हमारा राइट स्मार्ट 2026 का स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, दोनों ही में पूरा GS 1, 2, 3, 4 ऐसे कवर्ड है, कुछ भी दोनों में लैकिंग नहीं है। इट्स जस्ट अबाउट हाउ वी आर टीचिंग। आप भी ये बात समझते होगे, अगर आपको मेंस नेक्स्ट ईयर देना है, you will want a different mindset, और इस साल देना है तो you will want a different mindset. I hope this point is clear. Now I'm just taking a break for 2 minutes. Now Sajal sir will be here and he will be explaining the component of test series.
राइट स्मार्ट एंड टेस्ट सीरीज इज अ सेपरेट मॉड्यूल. जो लोग टेस्ट सीरीज में हैं ये उनके लिए है. इफ यू आर नॉट पार्ट ऑफ टेस्ट सीरीज यू कैन skip this part. Now, let me welcome Sajal sir, who is the head of our test series program. Sir, firstly, welcome. Sir, अभी तक के सेशन में we have explained to them how RightSmart will work. मोदित सर और मैंने डिस्कस किया है कि टेम्पलेट्स कैसे यूज करेंगे, इंट्रो कंक्लूजन में क्या डिस्कशन करेंगे. तो सर, फर्स्टली आई वुड लाइक यू टू डिस्कस कि टेस्ट सीरीज हमारी कैसे चलेगी. ओके सर. सो हाँ, थैंक यू शिवन भाई फॉर डूइंग दिस, फॉर इंट्रोड्यूसिंग मी. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, जो हमारी टेस्ट सीरीज होगी वो राइट स्मार्ट से पूरी तरह से इंटीग्रेटेड है. राइट, सो आइडिया इज दैट कि यू नो राइट स्मार्ट पे यू विल राइट द टेस्ट, और सॉरी यू विल वॉच द टेम्पलेट्स, बट टेम्पलेट्स को यू विल आल्सो हैव टू प्रैक्टिस. राइट, द आइडिया इज दैट ओनली बाय सीइंग द टेम्पलेट्स विदाउट प्रैक्टिसिंग आप शायद सारा का सारा वो टेम्पलेट एग्जाम में रिप्रोड्यूस नहीं कर पाओगे. Right. तो जैसा हमने कहा है कि एक एक्टिव रिकॉल वाला जो है मेथड, कि आप कोई चीज देखो फिर उसके बाद उसको लिखो, और जब आप लिखते हो आंसर्स तो वो टॉपिक आपको 3 महीने बाद 6 महीने बाद भी याद रहता है. राइट, सो बेसिकली दैट्स हाउ टेस्ट सीरीज विल वर्क, कि वंस यू वॉच द राइट स्मार्ट लेक्चर फॉलोड बाय यू गिव द टेस्ट. ठीक है, अब हमने क्वेश्चंस और आंसर्स मेजरली 99% राइट स्मार्ट के टेम्पलेट्स के बेसिस पे ही बनाए हैं. So we have sat down together and Yes. made these answers. Yes. ताकि वो जो आंसर्स हों, जो मॉडल आंसर्स आपको मिलेंगे, एक तो वो बहुत लेंथी ना हो, उनमें वैल्यू एडिशन पॉइंट्स हो, और जो टेम्पलेट्स आप वहां सीख चुके हो वही टेम्पलेट्स आप यहाँ पर अप्लाई कर सको. दैट इज द आइडिया. और दूसरी बात, जो क्वेश्चंस हमने बनाए हैं ये भी हमने प्रॉपर PYQ लिया है लास्ट 10 years का. वी हैव डन प्रॉपर एनालिसिस ऑफ द थीम्स एंड बेस्ड ऑन कि यूपीएससी किन थीम्स पे ज्यादा फोकस कर रहा है, उसी के अराउंड हमने क्वेश्चंस बनाए हैं. राइट, देन हाँ, जब यहाँ पर टेस्ट दोगे, टेस्ट के बाद दो चीजें. वन इज पोस्ट टेस्ट डिस्कशन विद सजल सर विल बी टेकिंग फॉर ऑल द टेस्ट. सजल सर विल बी टेकिंग द पोस्ट टेस्ट डिस्कशन वेयर ही विल बी टॉकिंग अबाउट इन डिटेल कि इस टेस्ट को कैसे हैंडल करना था, वो हाउ द क्वेश्चंस हैड टू बी अप्रोच्ड, इंट्रो में क्या करना था, कंक्लूजन में क्या करना था, अगेन ऑन द सेम आइडिया of template, ताकि maximum points generate हो, current affairs linkage हो, value addition हो. The other thing is evaluation. Evaluation हमने ऐसा रखा है that you can get your copy evaluated 1-to-1. Problem क्या होती है सर कि random comments आ जाते हैं. Yes, well written, well written, well written. 1-to-1 अगर आप बैठोगे mentor के साथ, you will be able to get a proper feedback कि हाँ मेरे को यहाँ पर अगर कम नंबर मिले हैं तो क्यों मिले हैं, ज्यादा नंबर मिले हैं तो क्यों मिले हैं. देखो सर, हमें नहीं पता यूपीएससी का मार्किंग पैटर्न क्या है. They are not this transparent that they will show this. But हमें ये पता है based on extrapolation of topper copies, marks से important ज्यादा ये है कि हाँ यार ये सब पार्ट मिस हो गया, ये वाला डायमेंशन पूरी तरह से एड्रेस नहीं है, कंक्लूजन प्रॉपर एड्रेस नहीं कर रहा है क्वेश्चन को, इंट्रो करंट अफेयर्स लिंक हो सकता था, उसके लिए यू नीड 1-to-1 evaluation and that's what we are going to do. इनफैक्ट ये हम इसको 1-to-1 evaluation प्लस मेंटरशिप भी बोल सकते हैं, बिकॉज अल्टीमेटली आपको ऑन द स्पॉट लाइव पता लग रहा है कि आपके एग्जैक्ट गैप्स क्या हैं. एंड सी, नॉर्मल इवैल्यूएशन में क्या होता है कि इवैल्यूएटर ने आपको लेट्स से मार्क्स दिया, कमेंट दिया, बट यू कैन नॉट आस्क देम फॉलो अप क्वेश्चंस. यहां पे यू कैन डू दैट. राइट, लेट्स से इफ द एग्जामिनर इज सेइंग एवरीथिंग इज परफेक्ट, यू कैन देन आस्क हिम कि भाई इसमें और मैं क्या इंप्रूव कर सकता हूं. सो दैट इज समथिंग व्हिच इज वेरी वेरी रेवोल्यूशनरी इन दिस. क्योंकि हम सब लोग, यू नो, व्हेन वी वर प्रिपेयरिंग, एक मेजर प्रॉब्लम होती थी कि टेस्ट लिखने से पहले वी यूज्ड टू बी वेरी स्केर्ड कि मार्क्स कैसे आएंगे. और बहुत बार ऐसा होता है कि मेन से जस्ट पहले यू आर वेरी मच स्केर्ड, बिकॉज अगर मार्क्स कम आ गए सो इट लिटरली, यू नो, आपका कॉन्फिडेंस जो है बिल्कुल खत्म कर देता है. तो ये चीज यहाँ पे एक जो है, हम ये भी मैसेज यहाँ देना चाहते हैं दैट फीडबैक मैटर्स मोर. यस, मार्क्स देखो यार, हो सकता है मुझे हमारे में ये डिफरेंस हो जाए कि मुझे लगे 4 नंबर मिलने चाहिए बट सजल सर को लगे 5 नंबर मिलने चाहिए. एंड नोबडी कैन टेल दिस कि यूपीएससी मार्क्स कैसे देता है, वो खुद ही नहीं बताते तो हमें क्या पता. बट हाँ, हम ये जरूर बता सकते हैं इसमें कभी डिफरेंस नहीं आएगा कि ये डायमेंशन अप्रोच हुई हुई है क्या, सारे पार्ट्स एड्रेस्ड हैं क्या, कंक्लूजन एक्चुअली क्वेश्चन को रिप्रेजेंट कर रहा है, कोई डिमांड मिस तो नहीं हुई, स्ट्रक्चर ठीक है आंसर का. these are the more important points and this is what we are going to focus on in our test series. और जो सर शेड्यूल है टेस्ट सीरीज का, दैट इज आल्सो लिंक्ड टू राइट स्मार्ट. यस, कंप्लीटली. तो जैसे अगर हम यहाँ पर पहले हिस्ट्री कर रहे हैं राइट स्मार्ट में, तो अब हम टेस्ट सीरीज का शेड्यूल देखेंगे, तो वी विल सी द सेम थिंग फर्स्ट. यस, सेम चीज. जस्ट या सेम चीज. तो सबसे पहले वही है, हिस्ट्री एंड आर्ट एंड कल्चर का ही पहला टेस्ट है, जो राइट स्मार्ट में हो गया, आपने वो कर लिया, फिर आप टेस्ट दो.
बस ये फर्स्ट टेस्ट जो है हमने वेंसडे को रखा है. मोस्टली टेस्ट आर देन केप्ट ऑन संडेज. और हमने क्या रखा है, 2 सेक्शनल टेस्ट फॉर ईच जीएस. सेक्शनल डज नॉट मीन हाफ लेंथ. सेक्शनल मीन्स 20 क्वेश्चन 3 आवर टेस्ट, बट सेक्शन ऑफ द सिलेबस. जो सिलेबस आपने राइट स्मार्ट में भी कवर कर लिया उसका टेस्ट उसी ऑर्डर में उसी तरह से फ्रेम्ड है. सो 2 फॉर ईच जीएस, 2 फॉर एसए, एंड देन इन द एंड 1 full syllabus full length for essay and each GS. So there are 15 tests that we are going to do together. Same approach से. तो अब आपने राइट स्मार्ट भी देख लिया, आपने टेस्ट भी लिख लिए, आपने पोस्ट टेस्ट डिस्कशन भी अटेंड कर ली और आपने मेंटर से भी बात कर ली. इसके बाद सर आई डोंट थिंक देयर विल बी एनी स्कोप लेफ्ट इन राइटिंग अ गुड आंसर. यस डेफिनेटली. जो हम अपना बेस्ट, सर हम किसी को ये नहीं कह सकते कि नहीं आप पक्का इससे बहुत बढ़िया आंसर लिख लोगे, वो इनेट एबिलिटी ही है. वो तो बट हम अपनी इनेट एबिलिटी को मैक्स पोटेंशियल पे पहुंचा पाए, यस, उसके लिए जो हम बेस्ट डिजाइन कर सकते थे हमने किया है. एंड दैट इज द आइडिया. सो थैंक यू सर फॉर एक्सप्लेनिंग दिस. नाउ आई विल टेक व्हाटएवर क्वेश्चंस यू गाइस हैव.